मोअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली जनाब स्पीकर साहब तशरीफ ला रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इरशाद है, तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है, यहाँ तक कि इस फिक्र में तुम कब्रिस्तान तक पहुँच जाते हो। हरगज़ नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। फिर सुन लो, हरगज़ नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। अगर तुम यकीन इल्म की हैसियत से इस रविश के अंजाम को जानते हुए तो तुम्हारा ये तर्ज अमल न होता। यकीनन तुम दोज़ख देख कर रहोगे। फिर सुन लो, तुम बिल्कुल यकीन के साथ उसे देख लोगे। फिर ज़रूर उस रोज़ तुमसे इन सारी नेमतों के बारे में पूछ होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन नंबर 12728 मिस शगुफ्ता मलिक, आपने बात करनी जी। अकरम दुरानी साहब। जनाब स्पीकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2-3 मौज़ूआत है। एक तो ये है कि चूँकि ये इजलास जो है हुकूमत ने बुलाया है और मेरे ख्याल में 2-3 महीने हुए कि इसी तरह चल रहा है, तो आजकल जो मौजूदा सूरत हाल है, अपोजिशन कोई रिक्वेजिशन भी नहीं कर सकती चूँकि इजलास इसी तरह जा रहा है। और मौजूदा हालात में बहुत से ऐसे मसले हैं कि उसका यहाँ पर असेंबली में उठाना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है जनाब स्पीकर साहब, जो हालिया महंगाई आई है, मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख़ में और पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह हालात कभी आए नहीं हैं। अगर रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखें कि पेट्रोल जिस तरह रोज़ाना बढ़ता है, डीज़ल, मिट्टी का तेल, और फिर इस तरह चीनी जो है अभी तकरीबन 170 रुपये किलो तक जा चुकी है आटे का, तो गरीब लोगों का तो जीना हराम है। लेकिन जो दरमियानी तबका था वो भी अभी यकीन जानिए इतनी तकलीफ़ में है कि, और दूसरा इस महंगाई के साथ लैंड ऑर्डर का मसला इतना ख़राब होता जा रहा है कि अगर कोई औरत घर से निकलती है और रोड पे है तो पर्स हाथ में है, तो लोग आते हैं उसका पर्स उठा के, और ये मैंने कई वाक़ये मेरे पास लोग आए, हयाताबाद जैसी जगह में देहात तो आज छोड़ दें। दूसरा ये, अगर रोड पे कोई जा रहा है और उसके हाथ में मोबाइल है और कान के साथ है, तो मोटरसाइकिल वाले आ जाते हैं, उससे वो मोबाइल छीन के और पिस्तौल उस पर और फिर मरवा भी देते हैं। तो 2 मसले ऐसे हैं कि इसके लिए इसी सेशन में अगर आप, एक लैंड ऑर्डर का मसला है,
एक महंगाई का है। इस पे कुछ तजवीज़ भी अगर हुकूमत को अपोजिशन दे सकती है ठीक करने के लिए नेकनीयती से, तो गवर्नमेंट उसको सिद्ध के दिल से कबूल करे, चूँकि हालात हमारे हाथों से निकल के जा रहे हैं और फिर हुकूमत के बस में भी कोई इस तरह बात नहीं होगी। अभी हालात इस तरह आ गए हैं कि पुलिस भी इंतहाई मुश्किलात में है, क्योंकि लोग भूखे हैं और जब भूख आदमी होता है वो सब चीज़ों पे हमला करता है। और आप देखें कि पुलिस का जिस तरह नुकसान हो रहा है, लकी मरवत में एक दिन में 4 पुलिस वालों को शहीद किया, बनू में तकरीबन हर हफ्ते में 1 कांस्टेबल शहीद हो रहा है पूरे सूबे में। और पहले तो ये डाकू या लूटने वाले लोग शहरियों को लूटते थे। डीआई खान में जो वाक़या आया उसमें पुलिस वालों से असलहा भी लिया और पैसे भी ले लिए, उनसे पुलिस वालों को लूटा है। अगर पुलिस वालों को भी लोग लूटे जो हमारी हिफाजत के लिए है, तो स्पीकर साहब फिर तो मसला तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो इन मौज़ूआत पे आप मेहरबानी करके गवर्नमेंट के साथ मशवरा करें। आप हमें अभी ना बताएं कि ये 2 मौज़ूआत के लिए एक दिन पूरा रखें या 2 दिन रखें कि उस पर हम डिस्कशन करें। और दूसरा जी, आपसे भी इल्तिजा है, आपके साथ मोहब्बत का एक ताल्लुक भी है, लेकिन आप देखें ये MPS की दिलचस्पी क्यों नहीं है। अगर कोई भी कुर्म की निशानदेही करे तो हमेशा इजलास में ये मुश्किल होती है। वजह यह है कि असेंबली बेतौकीर हो रही है, मेंबरानों असेंबली की इज़्ज़त नफ्स मजरूब हो रही है और इसकी वजह से लोग असेंबली में आने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पर अगर आप कोई रूलिंग देते हैं उस पर भी अमल नहीं होता। मिनिस्टर साहब जो हमारे साथ इंश्योरेंस देते हैं उस पर भी कोई अमल नहीं होता। तो जब असेंबली का वक़ार ख़त्म हो जाए और तकरीबन मौजूदा हुकूमत में लोग अभी वज़रा के पीछे नहीं देख रहे हैं, मेंबरान असेंबली को नहीं देख रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को देख रहे हैं। और आज तक जो कोई मुतालबा करता है वो कहता है कि मेरी कमिश्नर से ये मुतालबा है कि ये काम करें, DC साहब से मेरा ये मुतालबा है। और ज़्यादातर जो डेवलपमेंट के काम हैं वो MPS के थ्रू नहीं हो रहे हैं, वो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ही करवाती है। तो अगर ये असेंबली जिसके आप हेड है, आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। अगर असेंबली की इतनी बेतौकीरी है कि असेंबली के लिए वहाँ पर महक में जो है वो असेंबली को सवालात भी सही नहीं भेज रहे हैं और जब आप बुलाते हैं तो सेक्रेटरी भी नहीं आते हैं। तो मेरी एक तो दरख्वास्त ये है कि पहले तो असेंबली जो चलती थी हफ्ते में 3 दिन होते थे, पीर को, मंगल को और जुमे को। अभी महीने में 2 दिन है। ये महीने में फिर इजलास तकरीबन 20 दिन तक, महीने तक मुलतवी किया जाता है। और फिर अभी आज मुझे पता है कि आज तो है, लेकिन अभी दोबारा कल होगा नहीं होगा। तो इन सब बातों से आपसे हमारे तवक्कुआत हैं और इसके ज़्यादा जिम्मेदार आप हैं। हुकूमत को आपने लगाम लेना है और इधर तो हम डायरेक्ट किसी वजीर से बात भी नहीं कर सकते, आपके तवसत से बात करते हैं। तो लिहाजा आप इन कामों पे जो मैंने बता दिया, एक महंगाई है, एक बदआमनी है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और तीसरा जो है वो असेंबली को एक तरीक़ेकार के लाएं और थोड़ा सा एक मीटिंग आप अपोजिशन के साथ कर लें। यहाँ पर जी मैंने एक मसला उठाया था तजावुज़ात के हवाले से, तो 2 वज़रा और हम मिलके के जुडिशल कमीशन इस पे बन जाए। आपने ख़त भी लिखा, मैंने भी जो अपनी गुजारिशात थी आपको दी, हुकूमत ने दी। अभी 6 महीने हो गए कि जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा है। अगर आपकी रूलिंग, आपका ख़त वो सूबाई हुकूमत रद्दी टोकरी में फेंक दे तो मेरे ख्याल में इस ऐवान की इज़्ज़त आपसे वाबस्ता है। अगर आपका वक़ार हो
इस असेंबली का वकार हो, तो फिर ये हम समझेंगे कि हमारे स्पीकर साहब की काविश है। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। दूसरा जी, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है, वो भी पूरी कौम अजीब सी मखमसे में है। ऊपर जमाती था, नीचे गैर जमाती था। अभी 3-3 काउंसलर है ये। जब आप टिकट देंगे तो 3 लोगों को किस तरह देंगे? तो ये भी एक ज़रूरी मसला है कि इस पे भी थोड़ी सी एक यकसुई हो जाए, क्योंकि लोगों अभी फार्म भी भरवा रहे हैं और 10 तारीख तक आखिरी तारीख है, लेकिन दरमियान में हुकूमत ने कहा है कि हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या उसमें। मेरे साथ भी रब्ता हुआ था, तो उस पर मैंने कहा कि हम मंडे को एक मीटिंग बुला लेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। तो अभी मैंने मीटिंग बुलाया था पोजीशन की, और मैंने शौकत यूसुफजाई साहब को फ़ोन भी किया। इश्तियाक उमर साहब तो मेरे पास उस वक़्त उससे बात हुई थी। तो उस पर भी कोई यकसुई की ज़रूरत है कि कम से कम ये अहम मसले जो है उसको हम ज़रा संजीदगी से ले लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो जो आम आपने नुकात उठाए दुरानी साहब, एक महंगाई वाला और एक लॉ एंड ऑर्डर, तो इस पे किसी भी ऑनरेबल मेंबर से एडजर्नमेंट मोशन पेश करवा दें, एडमिट कर लेंगे और उस पर डिबेट आ जाएगा। फिर किसी भी ऑनरेबल मेंबर से एडजर्नमेंट मोशन पेश करवा दें और हम उसको फिर एडमिट करते हैं और उसके ऊपर डिबेट करवा लेंगे जो भी डेट आएगी। नंबर 2, जो आपने इस तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि मेंबरान को आना चाहिए फ्राम बोथ द साइड्स, क्योंकि हाउस आप सबका है। आप नहीं आएंगे तो ज़ाहिर है ना उस तरह कोई बात हो सकती है, ना डिबेट हो सकता है, और बिल्कुल बेतुकीरी हाउस की हम लोग खुद करते हैं। तो अपना आएँ, और मैं बल्कि ये कहूँगा कि कोई ऑनरेबल मेंबर ये तजवीज़ ले आए रेजोल्यूशन की शक्ल में, मैं यहाँ और करता हूँ बायोमेट्रिक, उससे मैं समझता हूँ हमारी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। कि बायोमेट्रिक के बगैर अटेंडेंस इम्प्रूव नहीं हो रही असम्बली की। ये बिल्कुल, इस पर कोई मेरे साथ डिबेट करता है तो फिर मैं उस डिटेल में चला जाऊँगा। तो इसलिए हर मेंबर को आना चाहिए। बाकी जो इलेक्शन के बारे में दुरानी साहब आपने बात की, गवर्नमेंट इस पे बात इनकी हो रही है आपस में, और मुझे लुत्फ़ुर साहब ने रात को बताया था कि इनके साथ भी इनकी मुशावरत होगी और फिर कोई जॉइंट जो भी लायामल है गवर्नमेंट और अपोजिशन बनाए, ताकि चूँकि ये सारे सूबे का कलेक्टिव इशू है तो सबको एक पेज पे होना चाहिए इस सिलसिले में, ताकि जो भी आगे आइनी निकात उठाए जाएँ किसी फोरम पे तो गवर्नमेंट और अपोजिशन एक फोरम पे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12728 शगुफ्ता मलिक साहब। रिजैब नरोटा साहब, आप कुछ कह रहे थे, करें बात। नरोटा साहब को जनाब स्पीकर साहब, मैं आप ही को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस हाउस में सेक्रेटरी असम्बली की वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन रही है 2-3 साल। आपने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी ने हलफ करके अक़दार को हक़ दिया है कफ़ायतुल्लाह अफरीदी साहब को। इस पर मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और दूसरी बात जो स्पीकर साहब अकरम खान दुरानी साहब ने की है, देखें जी, ये जितने मेंबरान असम्बली यहाँ पे आते हैं लोगों की वोटों की वजह से आते हैं, और आज सूबे का जो सबसे बड़ा मसला है स्पीकर साहब इस वक्त वो महंगाई का है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि अकरम साहब दुरानी साहब ने जो तजवीज़ दी है, इस सारे एजेंडे को मखर करके अगर महंगाई के ऊपर तमाम मेंबरान असम्बली को बात करने का मौका दिया जाए तो ये सूबे के अवाम का मसला है। जनाब स्पीकर साहब, इससे पहले कहा जाता था कि साबका वज़ीर-ए-आज़म के मतलब कि वो चोर है, और उसके दौर में 1400 रुपये मन आता था। आज हाजी साहब की हुकूमत है, 2800 रुपये मन हो गया है। चीनी 52 रुपये किलो थी, आज 138 रुपये 40 रुपये हो गई है। डीजल पेट्रोल को भी देखें तो 87 रुपये से 146 रुपये हो गया। सब्जियों के रेट, गरीब आदमी का जीना दोबार हो गया। जनाब स्पीकर साहब, हम सब ने मिलकर इस महंगाई के हवाले से जो रोज़ बरोज़ आवाम के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं,
आखिर क्या कसूर किया है सूबे की अवाम ने? तो इसके ऊपर हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए और इसका सद्भाव करना चाहिए। ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। और जो एक तो महंगाई है और एक मसनूई महंगाई, अब यकीन जानिए 5-10 रुपए किलो के साथ चीज़ें महंगी हो रही हैं। चावल देखें, दालें देखें, सब्जियां देखें, और घी जो है आप उसकी कीमतें चंद दिन पहले 1800 रुपये का 5 किलो का, 1850 रुपये का डब्बा था, आज 22.5 रुपये का 5 किलो घी मिल रहा है। चीनी भी 10 रुपये किलो चंद दिनों के 3-4 दिनों के अंदर महंगी हुई है। आटा भी महंगा हो गया और ये कहा जा रहा है कि दुनिया में महंगाई, दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हमारे मुल्क में महंगाई कम है। जनाब स्पीकर साहब, इंडिया की भी मिसाल दी गई है। इंडिया में पेट्रोल 106 रुपये लीटर है, इंडिया में आटा 20 रुपये किलो है, इंडिया में चीनी 50 रुपये किलो है। जैसे मैंने अकरम दुरानी साहब ने बात की थी, मैंने कहा कि इस पे एडजर्नमेंट मोशन ले आएँ ताकि उस पर खुल के डिबेट हो, सारे मेंबर बात करें और हुकूमत का भी रिस्पॉन्ड हम लें कि हुकूमत क्या कहना चाहती है इसके ऊपर। तो बेस्ट ये है कि आप एक एडजर्नमेंट मोशन तैयार करें। सर, एडजर्नमेंट मोशन पहले पुट इट इन द हाउस। पिछले इजलास में आप नहीं थे जी, पिछले इजलास में जब आप नहीं थे, डिप्टी स्पीकर साहब चेयर कर रहे थे, उसमें एडजर्नमेंट मोशन जो है वो लाई गई थी और वो उसके लिए मंजूर हुई थी पास के लिए। अगर बहस के लिए मंजूर हो गया तो उसको जल्दी एजेंडे पे लाएं जी। मैं हिदायत करता हूँ सेक्रेटेरिएट को कि कल परसों जो भी अर्ली सेशन है उसको एजेंडे पे ले आए ताकि गवर्नमेंट भी तैयार होकर आए उसका जवाब देने के लिए। ठीक है, थैंक यू। मैंने कह दिया जी कि नहीं, जब मैं ये कहते एडमिट हो चुकी है तो जब एडमिट हो गया तो अभी उसे एजेंडे पे लाना है, तो एजेंडे पे हम ले आते हैं उसको जल्दी। ठीक है जी। Ms. Shugufta Malik Saiba, question number 12728. Is taken as read. Supplementary, please. सर, ये ज़िमनी सवाल मेरा ये है कि जो सेविंग रकूम के हवाले से बात हुई है, तो सेविंग रकूम में अब तक कुल कितने रकूम के टेंडर हो चुके हैं और कितने मंसूबे मुकम्मल हुए हैं? ज़रा इसकी मुझे डिटेल बता दें। जी, लॉ मिनिस्टर साहब, रिस्पॉन्ड प्लीज। जी, सप्लीमेंट्री साहबजादा सनाउल्लाह साहब। साहबजादा सनाउल्लाह साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, ये जो शगुफ्ता मलिक साहिबा ने जो सवाल किया है, इसमें मलाकन डिवीज़न का जो उन्होंने इनकम टैक्स के मद में ठेकेदारों से पैसे वसूल की है, सर आप जब तकरीबन 2 साल पहले यह करारदाद हमारे सूबाई असम्बली से पास हुआ था कि मलाकन डिवीज़न इनकम टैक्स से मुस्तस्ना है। जनाब स्पीकर साहब, इस वक्त मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि मरकज़ी हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि 2023 तक मलाकन डिवीज़न में कोई टैक्स नहीं होगा। अभी ब्लैक एंड वाइट में आप देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से जवाब आया है कि हमने उनसे इतना इनकम टैक्स काटा है। जनाब स्पीकर साहब, ये हमारी मलाकन डिवीज़न के साथ बेइंसाफ़ी है, जुल्म है, क्योंकि उस वक्त हमारा पाकिस्तान में जब हम जम हो रहे थे तो उस वक्त हमारे एक मुआहिदा हुआ था। जनाब स्पीकर साहब, इसीलिए ये अवाम से टैक्स लिया गया है या ठेकेदारों से लिया गया है? सर ये हमारे मलाकन डिवीज़न के जितनी ठेकेदार हैं उनसे वसूल किया गया है। मलाकन डिवीज़न में जो ठेकेदार रहते हैं, मलाकन डिवीज़न में टैक्स नहीं है सर। नहीं, वो तो और बात है, लेकिन ये टैक्स जो है ये तो एक डिपार्टमेंट है, वो उसका तरीकाकार है। डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट अगर नहीं काटेंगे तो वो ठेकेदार को फायदा पहुंचेगा, मलाकन के अवाम को क्या फायदा पहुंचेगा? सर मलाकन डिवीज़न टैक्स से मुस्तस्ना है। एक ठेकेदार से जब उस पर टैक्स काटा जाता है तो वो तो ठेकेदार को फायदा है, मलाकन के अवाम को तो कोई फायदा नहीं है। सर मलाकन डिवीज़न के जो ठेकेदार है उससे टैक्स वसूल किया जाता है, तो ये हमारे तो नहीं कि वो मलाकन के ठेकेदारों को मिलो। ये तो ऑनलाइन टेंडरिंग है, कोई भी ले सकता है पूरे सूबे से। सर कहा ये चीज वैलिड नहीं है वैसे। जी मिनिस्टर साहब जवाब दें, जवाब दें जी। पहले सनाउल्लाह साहब के विवाद में का भी और सर पहले मैं सनाउल्लाह साहब का जवाब दे दूं। सर
सर ये टैक्स जो कलेक्ट मयूर खान साहब का भी सप्लीमेंट्री है। जी मयूर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, शगुफ्ता मलिक साहब ने और सनाउल्लाह साहब ने जो सवाल उठाया है, तो इसमें मेरी थोड़ी गुजारिश ये है कि तरीका यह है कि मलाकन डिवीज़न का जो भी कंट्रैक्टर मलाकन डिवीज़न में काम करता है तो उस पर टैक्स नहीं है। अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का कोई कंट्रैक्टर मलाकन डिवीज़न में काम करता है तो उससे टैक्स वसूल हो जाता है। असल में इसका ज़िमनी सवाल में ये मतलब है कि उधर ठेकेदारों से एक 7% के हिसाब से एक विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाता है। उसको इनकम टैक्स का नाम नहीं दिया जा रहा, मगर विदहोल्डिंग टैक्स का नाम दिया जा रहा है। असल में ये वही भी टैक्स है, उसकी कोई मद नहीं है, को पैसे कहाँ जा रहे हैं, इसके मेरे ख्याल में यही सवाल है। एक दूसरी मेरी गुजारिश ये है मिनिस्टर साहब से कि अगर कोई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का कंट्रैक्टर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में काम करता है तो उससे 7 या 7.5% टैक्स काटा जाता है इनकम टैक्स के नाम से, और जब वो मलाकन डिवीजन में काम करता है तो उससे 7-7.5% एक काटा जाता है और 7% विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाता है, तो उससे फिर डबल टैक्स काटा जाता है। तो फिर हमारे वो रिलीफ का और हमारे उसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका भी थोड़ा। जी मिनिस्टर साहब। सर पहले मैं ये टैक्स जो इन्होंने कहा है इसका जवाब दे दूं सनाउल्लाह भाई का। जी अकरम दुरानी साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैंने तो महंगाई पे बात की और हमारे मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन के जो साथी हैं वो भी इस अंदाज से खड़े हैं और बैनर भी लाए हैं, और आपने एक अच्छी तजवीज़ दी कि हम तारीख अल्तवा देंगे महंगाई पे। तो वो बातें जो इनके दिलों में है हमारी दिलों में है, तो आपके वसातत से मैं इनसे गुजारिश करता हूँ क्या है अपने सीटों पे बैठें, और इंशाल्लाह आपका जो मसला था वो आपने हल किया, तारीख अल्तवा पे आप महंगाई के ख़िलाफ़ उठाएंगे। तो नलोटा साहब आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी सीटों पे बैठें। थैंक यू दुरानी साहब। जी मिनिस्टर साहब। थैंक यू सर। सर पहले सनाउल्लाह भाई का और दूसरे MPA साहब के सवाल का जवाब दे दूं। पहले सर ये जो इनकम टैक्स कटा है ये अगर आप डिटेल देखें तो सर ये 2014 से 2019 तक का है, तब उस वक्त जी मर्ज नहीं हुआ था, तो उससे हमारा कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं बनता सर, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये सर ये जो 7% कह रहे हैं, ये 7% नहीं, ये 0.7% है, इसको DPR टैक्स कहते हैं। ये डिसेबल पर्सनस के लिए एक टैक्स है वो होता है, और सर बाकी डिटेल दी गई है। इनकम टैक्स जो है इन पिछले 5 सालों में जितना भी मैडम ने जो रिक्वेस्ट की थी उस सिलसिले में तो वो भी डिटेल दी गई है, और DPR के सिलसिले में जो है 26 मिलियन जो टैक्स है वो कलेक्ट हुआ है, और जो प्रोविंशियल जो उसमें हमें जमा कराएगी जी ख़जाने में। और बाकी सारी सर तफसील दी गई है, इसमें सारे स्मॉल डैम्स की तरफ से भी तफसील दी गई है, SC साउथ और SC नॉर्थ की तरफ से भी पूरी स्कीमों की तफसील दी गई है। इसमें जिस तरह मैडम ने कहा सेविंग के बारे में उन्होंने पूछा है, तो सारी डिटेल मौजूद है। अगर मैं कहता हूँ मैडम अगर इस बात से मुतमईन हो जाए तो बड़ी। जी सनाउल्लाह साहब। सर मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नॉर्थ इरिगेशन डिपार्टमेंट है, चीफ इंजीनियर नॉर्थ, उन्होंने जो लिखा है सर वो इनकम टैक्स का लिखा है, आप देख लें, ये डिटेल यहाँ पे मौजूद है सर। डिटेल ऑफ इन टैक्स डिडक्टेड डिपॉजिट इनटू गवर्नमेंट ट्रेजरी साइंस 2014-15 टू 2018-19। मर्ज एरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, मलाकन डिवीजन मर्ज एरिया में नहीं है, आप इसमें वो फर्क कर ले। जी मिनिस्टर साहब। मर्ज एरिया चलते नहीं हो सर, एक फाटा है और एक पाटा है सर, मैंने इसलिए कहा कि फाटा इज माय डिस्ट्रिक्ट। ठीक है सर, फाटा उसमें नहीं आता। आई गॉट इट सर, सही है सर। सर मिनिस्टर साहब सॉरी, यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। सर मैं इस क्वेश्चन को मैं रेफर करता हूँ टू स्टैंडिंग कमेटी। जो भी मिनिस्टर है उस मुतल्लिका महकमे का ये फर्ज है कि उसको वो पूरी तरह ब्रीफ करके भेजें हाउस के अंदर। हाउस का मजाक उड़ाना छोड़ दें, और वरना आइंदा मैं सेक्रेटरी इरिगेशन को यहाँ पे तलब करूँगा। अब वो नाम मिनिस्टर है, उनको जब तक आप सही मालूमात नहीं देंगे, वो कहते हैं इनकम टैक्स लिखा हुआ है इसके अंदर। Is it the desire of the House that the question number 1, 2, 7 to 8 may be referred to the concerned committee?
Those in favor of it may say yes. Against may say no. Ayes have it. The question number 12728 is referred to the concerned committee. Nigar Jasmine Aurangzeb Sahaba 12661. थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, मेरे क्वेश्चन मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की है कि मेरे क्वेश्चन को डेफर किया जाए। ओके, डेफर जी, तो ये डेफर कर दें। और सर एक और बात कहना चाहती हूँ आपसे कि देखें, ये डिपार्टमेंट का कसूर होता है कि वो मिनिस्टर को सही जवाब नहीं देता। ऐसा ही है, बिल्कुल। और यह मिनिस्टर जो है बगैर किसी वजह के छुट्टी क्यों करता है कि दूसरों के सर पे जो है तो वो अपना बोझ लाद देता है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें भी आप जरा अपनी रूलिंग दें कि जो कंसर्न मिनिस्टर हों वो ज़रूर आएँ, और बाकी जो है तो जो नहीं आ सकते हैं तो वो करें। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्टर का कोई कसूर नहीं है। इरिगेशन का तो मिनिस्टर है कोई नहीं अभी। अच्छा। और ये डिपार्टमेंट का काम है कि मतलब फुल ब्रीफिंग दें किसी भी मिनिस्टर को, खा वो लॉ मिनिस्टर है या कोई दूसरे मिनिस्टर को भी ये दिया जा सकता है। लेकिन ये ऐसे तो नहीं कि जवाब पकड़ा दिया और वो खड़े होकर बात करें। निगर जस्मीन औरंगज़ेब साहब का क्वेश्चन डेफर। क्वेश्चन नंबर 12954 खुशदिल खान साहब लैब्स। जी नरोटा साहब। नरोटा साहब को माइक खोलें। सर, ये पिछले 2-3 महीने पहले एबटाबाद में सैलाबी बारिशों की बहुत सख्त बारिश हुई थी, उसमें बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया। ये बाद में ना, अभी क्वेश्चन आवर खत्म होने दें। जी सर। क्वेश्चन आवर के बाद बात कर, वो उसमें बाद में करें ना, अभी तो वो चीज ही हमने खत्म कर दी। फैसल ज़ेब साहब क्वेश्चन नंबर 13352 नॉट राउंड लैप्स। कितना क्वेश्चन नंबर क्या है? तो है नहीं मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 13102 सिराजुद्दीन साहब लैप्स। फैसल ज़ेब साहब का भी लैप्स हो गया। कुंडी साहब क्वेश्चन नंबर 13445 लैप्स। नईमा किश्वर साहब तशरीफ फरमा है 13468। नईमा किश्वर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट ले लें। ये इरिगेशन जो आपने उसको कमेटी को रेफ़र किया है, उसी में उन्होंने ये ADP नंबर 1511 और 150911 इसी में क्वेश्चन में दिया गया है, उसमें सिर्फ डिगिंग की गई है और उस पर कोई काम नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा कमेटी में उसको भी थोड़ा ले ले कि क्यों उस पर आगे काम नहीं हो रहा, सिर्फ वो उस पर वो आगे काम नहीं बढ़ रहा। मैं अपने क्वेश्चन पे स्पीकर साहब आगे आती हूँ कि मैंने क्वेश्चन किया था कि जो सीनियर सिटीज़न एक्ट है उसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इन्होंने मुझे अपना कारकर्दगी की रिपोर्ट दी है, लेकिन एक्ट के हवाले से मुझे नहीं कहा गया कि उसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं। जी नहीं मकेश्वर साहब, मैंने सिर्फ एक्ट के हवाले के एक्ट को इम्प्लीमेंट करे। इन्होंने कारकर्दगी रिपोर्ट मुझे दी है, मैंने एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की है। इन्होंने कहा कि हमने 1 करोड़ रुपए उसके लिए रखे गए और एप्लीकेशन इनको आए हैं 6 लाख। तो 1 करोड़ रुपए से ये 6 लाख सिटीजन को कैसे वो फ़ायदा दे सकते। दूसरे ये कह रहे हैं कि हम उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा कलेक्ट करने की क्या ज़रूरत है? नादरा के पास डेटा है, उनसे डेटा ले ले, तो उसमें डेटा कलेक्ट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जी सर, इसमें इम्प्लीमेंटेशन में सर ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, और मेन जो मैडम का सवाल है कि एक्ट की फुल फ्लेज इम्प्लीमेंटेशन, उसमें कार्ड का एक बड़ा जिक्र है मेरे ख्याल में, वो मेन। बाकी सर इसमें यह है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ उन्होंने मराद दिए हैं जो जिस पे अमल दरामद शुरू है, जिस तरह जवाब में लिखा गया है। लेकिन मैडम का जो सप्लीमेंट्री है वो ज़्यादातर कार्ड से रिलेटेड वो मेरे ख्याल में वो पूछना चाह रही हैं। सर इसमें यह है कि गवर्नमेंट
ने पैसे भी मुख्तस किए हुए हैं, लेकिन इस तरह है कि गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि इसमें हम नादरा के थ्रू ये कार्ड हम इशू करें। जिस तरह सर नादरा में जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए एक ख़ास निशान होता है कुर्सी वाला, इसी तरह हमारी उनके साथ मीटिंग भी शुरू है इसी बारे में कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं इनके लिए भी इस तरह कोई निशान वाला, क्योंकि हर एक बंदे के पास अक्सर लोग सर जो गरीब लोग हैं वो कार्ड मार्ट को संभाल नहीं सकते या कमज़ोर लोग हैं तो गुमने का खदशा होता है, इसीलिए हम इस तरह करें कि नंबर ऑफ़ कार्ड्स जो है वो एक में आ जाए। तो ये एक रिक्वेस्ट है, अगर मैडम को इस बात से मुतमईन हो। जी मैडम। स्पीकर साहब रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, मिनिस्टर साहब मैं क्या करूँ कह दूँ, मेरा यही क्वेश्चन है, मैंने यही रिक्वेस्ट की कि नादरा के पास डेटा है, आप उनको बस सिर्फ कार्ड इशू करें सिटीजन, आपने 50 अबव करना है, 60 अबव करना है, 70 अबव करना है, उधर से डेटा ले कार्ड इशू करें, सिंपल। इसमें तो इम्प्लीमेंटेशन कोई वो नहीं, मैं तो सिर्फ एक की इम्प्लीमेंटेशन चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती। और 1 करोड़ रुपए से इन्होंने कहा फंड रखा है, 1 करोड़ से क्या फंड है, और इनको एप्लीकेशन 60,000 आई है, 6,25,000 एप्लीकेशन, सॉरी 6 लाख। ये महकमे को हिदायत करें। जी सर, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि सर हमारी उनके साथ मीटिंग इसी सिलसिले में शुरू है नादरा के साथ, जिस तरह कह रहे हैं मैडम कि उनके पास सारा डेटा है, तो हमारी उनके साथ मीटिंग ये है कि आप उनमें जो सीनियर सिटीजन्स हैं इनके लिए भी एक निशान रख लें। तो इस सिलसिले में हमारी उनके साथ मीटिंग शुरू है सर। इसे एक्सपेडाइट करवा, मैं इंशाल्लाह एक्सपेडाइट कराते हैं जी ये केस। थैंक यू जी। जी नमा किशोर, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं तो कहती हूँ कमेटी को रेफर करें, हम कमेटी के साथ इम्प्लीमेंटेशन पे बैठ के कर देंगे कि कैसा इसको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कैसे एक्सपीडाइट करना है, वो आपकी मर्जी, जिस तरह आप मुनासिब सब। नहीं, उन्होंने आपको एश्योरेंस दे दिया है। मुझे तो नहीं लगता, अगर अब तक ये ना हो सका 3 साल में, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो एक सिक्योरिटी पे क्या होगा। मेरे ख्याल में कमेटी को रेफर कर ले, सीनियर सिटीजन के लिए है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रैंप बनाने हैं। मिनिस्टर साहब, मैडम कहती हैं कमेटी के हवाले करें। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए हर एक बंदे को अपना अपना कार्ड मिला हुआ है, चाहे वो 70 साल का है चाहे वो 25 साल का है, तो इसमें वो सारे कार्ड फिर वापस आएंगे, उनके ऊपर एक निशान लगेगा, इसीलिए कोई कॉम्प्लिकेशंस है, उस सिलसिले में हमारी उनके साथ मीटिंग शुरू है। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इंशाल्लाह ताला जैसी जल्द अज जल्द होगी, इंशाल्लाह इसकी जब मीटिंग होगी मेरे ख्याल में हम मैडम को ही बुलवा लेंगे, ये कर लेंगे। ठीक है जी, वो कहते हैं मीटिंग में आपको भी बुलवाएंगे साहब। थैंक यू। Leave applications. Janab Anwar Zaif Khan for 3 days from 8th to 10th. Nadia Sher Sahaba for today. Muhammad Iqbal Sahab for today. Muhammad Riyaz Khan MPA for today. Sardar Yusuf Zaman Sahab for today. Nazir Ahmad Abbasi Sahab for today. Faisal Amin Gandapur Sahab for today. Iftikhar Ali Mashwani Sahab for today. Akbar Ayub Khan for today. Mufti Abad Rahman Sahab for today. Janab Muhammad Zubair Sahab for today. Sardar Hussain Babak Sahab for today. Malia Lodi Sahab, Malia Ali Asghar Sahab for today. Janab Asif Khan Sahab for today. The desire of the House, the leave may be granted. Leave granted. Malik Bacha Saleh MPA to please move his privilege motion number 167 in the House. Bacha Saleh Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके वसात से मौज़ जवान की तवज्जो एक इस्तिख़ार की तरफ मबज़ूल कराना चाहता हूँ, और वो ये कि गुज़श्ता दौर हुकूमत में पिताओ बांडा यूसी सावनाई एक प्राइमरी स्कूल मंजूर हुआ था, लेकिन मुकामी लोगों के माबेन तनाज़ा की वजह से मज़कूर स्कूल पर काम शुरू नहीं किया गया, और बाद में वज़ीर आला साहब की डायरेक्टर के तहत रोगानों के लिए यूसी डोक द्वारा मुंतकिल किया गया, जो PDWP से भी मंजूर हुआ और साथ सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन अभी तक इस पर काम का आगाज़ नहीं हुआ, और मुतल्लिक़ अफसरान से बार बार राबिता करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो सकी, और मुसलसल दरोगोई से काम लिया गया और टाल मटोल से काम लिया गया, जिससे न सिर्फ मेरा बल्कि इस पूरे ईवान का इस्तिक़ाक़ मजरूह किया जा रहा है। लिहाजा इस पर मुख्तसर बहस के बाद मैं डायरेक्टर एजुकेशन प्राइमरी खैबर पख्तूनख्वा CPU चीफ लिंग ऑफिसर खैबर पख्तूनख्वा प्राइमरी DO फीमेल अपर दीर और SDO PNB अपर दीर के खिलाफ तहरीक इस्तिक़ाक़ पेश करता हूँ, उसको मंजूर कराकर कमेटी के हवाले किया जाए। Who will respond? Law Minister, please. जी, Law Minister साहब।
सर वैसे तो प्रिविलेज के हम इस तरह ख़िलाफ़ नहीं होते कि जो भी हो हम डिपार्टमेंट के हम इसको कमेटी के हवाले करते हैं, लेकिन इसमें मेरी रिक्वेस्ट है बादशाह सालेह साहब से, सर इसका डिपार्टमेंट की तरफ से एक छोटा सा जवाब आया, अगर आप कहते हैं तो वो मैं दे देता हूँ सर। जी सुना। ये स्कूल जब मंजूर हुआ सर, GPS कोई स्कूल है उसमें मंजूर हुआ, और उसके बाद सर मिनिस्टर ये मेंबर MPA साहब ने सर रिक्वेस्ट की कि यार इस स्कूल को GPS की जगह GGPS कर दे। GGPS भी उसके बाद मंजूर हो गया सर, उसके ऊपर कोई मीटिंग्स हुई, जो PC1 वगैरह जो भी सर एक सिस्टम है पूरा, उससे बात गुजरी। जब वो मंजूर हो गया तो उसके बाद MPA साहब ने फिर रिक्वेस्ट की कि इस स्कूल की जगह एक जगह से दूसरी जगह इसको तब्दील की। इन्होंने एक गांव से दूसरी गांव को वो स्कूल तब्दील किया। उसके बाद फिर उसके ऊपर सर टाइम लगा, उसकी मीटिंग्स और PC1 और जो भी उसकी ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक उनकी वो मीटिंग्स हुई। अभी सर मेरी रिक्वेस्ट है बादशाह सालेह साहब से कि 12 तारीख को डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में DDWP की मीटिंग रखी हुई है, तो होपफुली उसमें ये केस आगे आएगा और उसमें ये हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि ये अगर ये विड्रॉ कर ले तो जी बादशाह सारा सर। जनाब स्पीकर साहब, इस कुर्सी ने पहले भी मेरे साथ बहुत अच्छे से वादे किए थे। मैंने डायरेक्ट एजुकेशन पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये मुझसे डायरेक्ट रिश्वत मांग रहा है। फिर मिनिस्टर साहब ने इधर उधर खड़ा होकर के मैं इस तरह इंक्वायरी करूंगा कि सारी दुनिया देख लेगी। इसमें भी 6 महीने हो गए, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अभी ये मार्च में PDWP हुई है, इसके DDWP ये मार्च मुझे बताया गया कि आपका काम खत्म हुआ, अब हम काम स्टार्ट करेंगे। हमने ज़मीन सेलेक्ट की, महकमा गया, सब कुछ किया, लेकिन 1 महीना पहले 15 दिन पहले मुझे बताया जाता है कि ना अभी तक इस पर न कोई काम हुआ है, इसमें न कोई लेटर हुआ है। अभी PC1 भी पेशावर नहीं पहुंचा है, अभी पहुंचा है सर जी, अभी ये पहुंचा रहे हैं। बेदरखास्त करवाने मिनिस्टर साहब का, आप भी इसमें बैठे, खुद बैठे, आप भी एग्जामिन करें, आप बैठिए, आप तो सुनिए हमें ना, आप तो हमें भी सुनिए। ये तो एजुकेशन तालीम का मसला है सर। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि 1-2 मिनिस्टर साहिबान भी इसमें बैठे। ये कम अज़ कम तालीम का मसला, इल्म का मसला। कुरान में अल्लाह ने सबसे ज़्यादा हुक्म इल्म की दी है, और इसमें ये लोग भी रोड़े अटकारे जा रहे हैं। तो ये कमेटी में भेज दे कि सब कुछ आपका सबके सामने आ जाएगा। जी मिनिस्टर साहब। सर मैं तो एक दफ़ा फिर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि इसमें जो डिले आया है तो इसमें MPA साहब की अपनी दरखास्तें पड़ी हुई थी, उसकी वजह से डिले आया। तो डिपार्टमेंट ने इस वजह से उन्होंने कहा है कि 2 दफ़ा सर, एक दफ़ा GPS से GGPS से इसको तब्दील किया गया, फिर सर वो जब अप्रूव हो गया तो उसके बाद वो लोकेशन चेंज हुई, तो उसकी वजह से इस पर यह डिले आया। और मैं यकीन दिलाता हूँ इनको कि 12 तारीख को सर मीटिंग है, उसमें ये कंफर्म है सर, एजेंडे पे है सर, एजेंडे पे है। जी सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बादशाह सालेह साहब कहते हैं एजेंडे पे आ चुका है ये DDWP। बादशाह सालेह साहब की इज्जत हमें सबसे ज्यादा अजीज है सर। है कमेटी में गया तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, हम तो किसी को फांसी नहीं देते, न किसी की बेइज्जती कर सकते हैं, लेकिन फिर ये तो एक तलवारों के सर पर तो लटक रहेगी ना सर। आप कमेटी में भेज जाए, इस तरह आप न करें। पहले मेरे साथ जो वादा किया गया वो इंक्वायरी का क्या बना? मैंने डायरेक्टली किसी का नाम लिया, मैंने डायरेक्टली कहा कि मुझसे पैसे मांग रहे हैं। जी मिनिस्टर साहब, इंक्वायरी का क्या बना? क्या आप मेरे साथ फिर वादे कर रहे हैं सर जी? नहीं, अगर आप नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन ये हक है मेरा, ये मेरा राइट है और इसको कमेटी में जाना चाहिए सर। सर मैं तो जो इनके साथ पहले कमिटमेंट की है, मेरे ख्याल में मैंने नहीं की थी, मिनिस्टर साहब ने किसी और ने की होगी, लेकिन उसका मैं तो जवाब नहीं दे सकूंगा, मुझे उसका इल्म नहीं है। लेकिन इस पे मैं सर इनके साथ कमिटमेंट करता हूं कि 12 तारीख को मैं खुद इनके साथ डिपार्टमेंट चला जाऊंगा और ये मीटिंग में इस केस को ऑलरेडी सर आप 12 तारीख इनको भी साथ ले जाएं। जी सर, मैं भी। ठीक है बादशाह साहब साहब, 12 तारीख आप भी जाएं उसी मीटिंग में जिसमें ये इस प्रिविलेज मोशन को 12 तारीख तक डिफर करें, बस इस तरह 12 तारीख तक डिफर करें। लेकिन इन लोगों को माफ नहीं करूंगा, ये मैं सच बताता हूँ। अभी प्रिविलेज मोशन नंबर, मैं बताना जनाब स्पीकर साहब, इन लोगों ने इतने प्रिविलेज मोशन नंबर 167 इसको पेंडिंग करते हैं। Adjournment motion, Ms. Legat Yasmin Orakzai MPA to please move her adjournment motion number 353 in the House. Ms. Legat Yasmin Orakzai Sahaba. थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। अब ये एडजर्नमेंट मोशन कहाँ से ढूंढूं? तो
तो वापस ले लें। नहीं क्यों सर, छोड़े ना। जी मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की कार्रवाई रोककर एक अहम मसले पर बहस करने की इजाज़त दी जाएगी कि 8 माह कबल अगवा होने वाली बच्ची ज़ैनब ताहाल बाजियाब ना किया जा सका और सूबे में बच्चों के अगवा के केसेस रोज़ ब रोज़ बढ़ रहे हैं, जबकि जनाब स्पीकर साहब 1 साल के दौरान 2960 बच्चों का अगवा सवालिया निशान है और ज़्यादातर केसेस में बाजियाबी नहीं होती, जिसकी वजह से वालिदैन काफ़ी ज़हनी खौफ में मुब्तला हैं। जनाब स्पीकर साहब, अगवाकारों को गिरफ्तार करने के लिए सूबे में जदीद इन्वेस्टिगेशन तरीका का ठोस बुनियादों पर अपनाया जाए, जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में जदीद तरीके से इन्वेस्टिगेशन इस्तेमाल किया जाता है और जदीद इन्वेस्टिगेशन और ट्रैकिंग अपना इस वक्त की अहम ज़रूरत है, लिहाजा इस पर बहस की इजाज़त दे दी जाए। जी मिनिस्टर फॉर लॉ। सर, मैडम ने एक बहुत अहम इशू की तरफ तवज्जो दिलाई है और हुकूमत को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि दुरानी साहब भी इसी के सिलसिले में तहरीक इल्तिवा लाना चाह रहे हैं, तो अगर एक हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, बाकी कोई हमें इशू नहीं है, इस पर बात होनी चाहिए। ओके। Is this the desire of the House that the adjournment motion number 353? The question before the House is that adjournment motion moved by the honourable member may be admitted for detailed discussion. Those in favour of it may say yes, against may say no. Ayes have it. The adjournment motion is admitted for detailed discussion. Call attentions. Shagufta Malik Sahaba, please move her call attention number 2146. थैंक यू स्पीकर साहब। मैं वज़ीर बराए सेहत की तवज्जो अहम मसले की तरफ मबजूल कराना चाहती हूँ। वो ये कि गुज़िश्ता दिनों मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल हंगू का दौरा किया था, जहाँ पर ख़वातीन से मुलाकात करके इनके मसाइल सुने। अक्सरियत ख़वातीन ने मुझे शिकायत की कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल हंगू में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन वहाँ स्टाफ की अदम दस्तियाबी, सहूलियात ना होने की वजह से ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात है। इन्होंने मज़ीद कहा कि ख़वातीन डॉक्टर फ़ीमेल नर्स ना होने की वजह से ख़वातीन को प्राइवेट हस्पताल या फिर पेशावर रेफ़र किया जाता है। इस बारे में जब मैंने हस्पताल के MS से मुलाकात की तो उन्होंने भी यही मसला बयान किया कि यहाँ ख़वातीन स्टाफ नहीं है और जो आते हैं वो यहाँ से वापस ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। हस्पताल की बिल्डिंग तनख्वाहों पर हर महीने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हस्पताल आवाम और ख़ासकर ख़वातीन को सहूलियात देने से कासिर है। हुकूमत मज़कूरा हस्पताल के लिए फौरी तौर पर लेडी डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियन स्टाफ तैनात करके अहकामात जारी करे ताकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल हंगू में ख़वातीन की बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सके। सर, इस पे मैं बात करना चाहूँगी। सर, ये इशू बहुत इम्पोर्टेंट है।
मलिक साहब। सर ये पिछले महीने में गई थी हंगू एक तंजीमी दौरे के हवाले से। सर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हंगू में इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स है जिस पे अरबों रुपए सर, अगर आप वो बिल्डिंग दे के, आप वहाँ पे स्टाफ दे के, MS वहाँ पे बैठा है, लेकिन सर जितनी भी ख़वातीन आई थी उन्होंने यही बात की कि हमें लिख देते कि ये पेशावर रेफर, इतने बिल्डिंग और स्टाफ के बावजूद। और एक ये बात होती है कि जी इसको आप प्राइवेट ले जाए, हमारे पास कोई लेडी डॉक्टर। सर ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि लोकल ख़वातीन जो घरों में बैठी थी बेचारी, उनकी डिलीवरी केसेस जो होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने विज़िट भी किया, फिर सेम इशू मुझे MS ने भी यही बात की कि मेरे पास यहाँ पे नर्स भी आती है तो वो भी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो सर इस चीज़ को अगर आप कमेटी में वो कर दे ताकि हम डिपार्टमेंट को बुलाएं कि अरबों रुपए लागत की हॉस्पिटल है और इसमें इतने करोड़ों रुपए की जो तनख्वाहें लोग ले रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं, ख़वातीन के लिए कोई सहूलत नहीं। सर जेन्युइन इशू है सर वहाँ पे, लेकिन इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा ये जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं और ये जो चार्ज नर्स सर, इसके लिए PC पब्लिक सर्विस कमीशन में टेस्ट हो गए, इंटरव्यू इनके जारी हैं। और बाकी सर ये जो असामियाँ हैं इनके लिए सर हम कमिटमेंट करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला नवंबर में ये सारी असामियाँ पुर कर दी जाएंगी। बाकी जिस तरह मैडम के अगर ये कमेटी भी चला जाए तो कोई इशू नहीं है सर। जी मैडम। सर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, लेकिन सर क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ पे गई हूँ सर, ये जो हॉस्पिटल है ये ANP के दौर में बना है। उस वक्त से लेकर आज तक आप देखिए कि आपका दूसरा टेन्योर है और अभी तक ये मसला चला रहा है। तो सर ये गागेगी में ना करे, काइंडली ये अवामी इशू है, इसको रेफर करके ताकि हम कमेटी में बुलाएंगे तो डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो जाएगा। इज इट द डिजायर ऑफ द हाउस दैट द कॉल अटेंशन नोटिस नंबर 2146 may be referred to the concerned committee? Those in favor of it may say yes. Against may say no. Ayes have it. The call attention number 2146 referred to the concerned committee. Pakhtun Khan MPA to please move his call attention notice number 2161. Janab Pakhtun Khan. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैं वज़ीर बराए इक़्तिदार की तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबज़ूल कराना चाहता हूँ, और ये कि ज़िला बन्नू में पुलिस की भर्ती के लिए आखिरी बार जो इश्तहार दिया हुआ था, जिसके लिए ईटा के ज़रिए 21 मार्च 2020 को टेस्ट लिया गया। पासशुदा उम्मीदवारों जिसकी तादाद 101 में से सिर्फ 44 एहलकारों के भर्ती के अहकामात जारी किए गए जी। बाकी मानदा 57 उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट पर रखा गया है, और ये 57 उम्मीदवार भी हर किस्म के फिजिकल टेस्ट इंटरव्यू के मियार पर पूरा उतरते हैं, कामयाब करार पाए हैं जी। अब इन उम्मीदवारों के लिए अगर पोस्ट ना दी गई तो ये लोग अवरेज हो जाएंगे और इनकी सलाहियत ज़ाया होने का भी खतरा है, क्योंकि इन उम्मीदवारों के लिए 31 दिसंबर 2021 आखिरी तारीख है। इसलिए इन उम्मीदवारों के लिए मैं वजाहत के बारे में वजाहत करें कि इन पासशुदा उम्मीदवारों को अपना हक मिल जाए, उनकी उम्र, वक्त और पैसा के ज़ाया ना हो। जनाब स्पीकर साहब, थोड़ी देर इस पे एक दो चीज़ वाज़ेह है, जवाब मामूली से एक दो उसके लिए सर जवाब ले लें, फिर अगर कोई बात हो कर लें। जनाब स्पीकर साहब, तो कि क्या वेटिंग लिस्ट वालों को अकोमोडेट कर रहे हैं, उनका कहने का मकसद ये है, यही बात है ना पख्तूनख्वा खान? मौका मिल जाए जी बोले जी। देखें ऐसा है कि जिन अजला में पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर नई सीटें क्रिएट हुई हैं, जहाँ पहले बड़े अरसे से नहीं हुई थी, जैसे हज़ारा डिवीज़न के तमाम तकरीबन अजला में हुई हैं 500, 600, 1000 पोस्ट एक उसमें, तो वहाँ जो वेटिंग लिस्ट में लोग हैं इसी टेस्ट के, उनको वो अकोमोडेट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ सीटें ही नहीं होगी तो वो वहाँ तो उसके सवाल ही पैदा नहीं होता। जी पख्तूनख्वा खान। जनाब स्पीकर साहब, मैंने लाम मिनिस्टर साहब का काम आसान कर दिया। जो मसला यहाँ पर बहस लाया गया है, ये इंतहाई अहमियत काम है हमारे लिए, क्योंकि मेरे ज़िले के इन नौजवानों की सलाहियत यकीनी तौर पे ज़ाया होने का खदशा भी है। पख्तूनख्वा खान ये बताओ, वहाँ सीटें हैं? सर ये तो यही लोग बताएंगे सर, वहाँ पे वैकेंसीज के बारे में सर मुझे सर इतनी वजाहत चाहिए कि बाकी अजला को जो वैकेंसीज दी गई है सर उसी लेवल तो देखें, हर अजला की किसी में एक ज़िला है उसमें 3000 पुलिस वाले होंगे, किसी में 500 की ज़रूरत होगी, 800 की होगी, तो पुलिस डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम सीटें इंक्रीज करता है वेर एवर दे रिक्वायर्ड मोर पुलिस फोर्स ना।
तो वो तो पोस्टें सेक्शन होती हैं बजट में, वो सारा एक प्रोसीजर है। सर आपकी वसासत से, सर असेंबली की वसासत आप से ये कर सकते हैं कि अगर आपको पोस्टें चाहिए तो आज आप उसमें शामिल करवाएं सर बजट के मौके पे। पोस्ट उनको सर करके दे दे, क्योंकि इन लोगों ने टेस्ट भी पास किया हुआ है, एग्जाम भी दिया हुआ है सर। और जी मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। शुक्रिया स्पीकर साहब। सर आपने खुद ही सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। बेसिकली सर टेस्ट हुए हैं और उसके मुताबिक सेंक्शन पोस्टें जितनी थी सर वो फिल हो गई हैं। उसमें ये काफ़ी बच्चे हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों ने टेस्ट क्लियर किए हुए हैं, सिर्फ इनके ज़िले में नहीं पूरे प्रोविंस में सर काफ़ी लोगों ने टेस्ट क्लियर किए हुए हैं, लेकिन पोस्टें सेंक्शन पोस्टें जो हैं वो फिल हो गई हैं। उसके अलावा इनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सर कि ये हमने ऐसी नहीं गई हुई है, अगर अप्रूव हो गई सर तो ये जो 21 दिसंबर तक है इसी टेस्ट पे हम उनको भर्ती करेंगे, और अगर इसके बाद अप्रूव हो गई तो उसके लिए फ्रेश टेस्ट होगा सर। ये एक बिल्कुल ऐसा ही है सर। फिर ये थोड़ी सी वजाहत इस पे कर दे कि जी सर इस पे थोड़ी सी फिर जोर लगा दे कि 21 दिसंबर से पहले पहले पोस्टों को सर अगर पूरा मिल जाए सर। आप फाइनेंस वालों को जानते हैं अच्छी तरह सर, 21 दिसंबर तक सर आप ईमान की जी सनौला साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, इस पर इनायतुल्लाह साहब और मैंने भी एक कल अटेंशन लाया है। जनाब स्पीकर साहब, ये एक बहुत अहम मसला है। जनाब स्पीकर साहब, ये जो पोस्टें सेंक्शन हुई है ये पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी सूबे के लिए थी, जिसमें हमारा दीर अपर लोअर ये भी शामिल था। टेस्ट भी हो गए सर, टेस्ट भी हो गए हैं और क्वालिफाई भी किया है, वेटिंग लिस्ट भी है सर, और वैकेंसीज भी थी। हमारे दीरबाला में तकरीबन 52 वैकेंसियों पर सिर्फ 35 वैकेंसियों को फिल किए हैं और बाकी वो हमारी वैकेंसियाँ दूसरे ज़िलों को दी गई है। ये कल अटेंशन हमने भी लाए। मेरा ये रिक्वेस्ट है सर कि ये पूरे सूबे के लिए थे जहाँ पर कमी थी, पुलिस की कमी थी। ये तो सर एक ज़िले के लिए ही है, ये ऐसा नहीं हुआ है सर कि ऐसा ही हुआ है कि ये पूरे सूबे के लिए जो होती है ना, उनको आप जब प्लस करते हैं तो पूरे सूबे की बन जाती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ही हमेशा होती है कि किस जिले में कितनी रिक्वायरमेंट है सर। हमारी तो हमारी उसके मुताबिक जब टोटल की गई तो जितनी बनती है सर। हमारा तो यही गिला है कि हमारे साथ 52 वैकेंसियाँ थी, 35 वैकेंसी फिल किए और बाकी को दूसरे जिलों को अपर दीर में कितनी पुलिस की टोटल पोस्टें कितनी हैं सर? कितनी पुलिस फोर्स है अपर दीर में? तकरीबन 1400। अब ये आपका आरपीओ बता सकता है कि वहाँ पूरी है या कम है सर, या और जरूरत है, फिर वो थ्रू फाइनेंस मंजूरी कराते हैं। थैंक यू। आई वांट वन अनाउंसमेंट कि जो अभी बात हुई थी एडजर्नमेंट मोशन महंगाई के ऊपर, हमारे पास 5-7 एडजर्नमेंट मोशन जमा हुई है। मैं उस पर पेट्रोल भी है और सारी चीज़ों की महंगाई के ऊपर है। उसमें एक है इनायतुल्लाह खान, सिराजुद्दीन साहब और हमारा खातून साहबा की 354, फिर हमारा खातून साहब की है और सिराजुद्दीन साहब की 355, नेमा किशोर साहब की बेरोज़गारी के ऊपर 356 यानी वही उससे रिलेटेड है, शगुफ्ता मलिक साहबा की 363, इख्तियार वली साहब की 364, हमारा खातून साहब की 365, पेट्रोलियम महंगाई ये सारी चीज़ों के ऊपर। तो कल ही हम इनको पेश करेंगे हाउस के अंदर सारों को, और कल ही इनको एडमिट करेंगे और कल ही इन सब के ऊपर महंगाई के ऊपर बहस भी करेंगे। तो गवर्नमेंट भी तैयार होके आए और आप जिन लोगों की एडजर्नमेंट मोशन थी जिन्होंने बात करनी है वो भी तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट ख़ास तौर पे उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। कमरान बंगे साहब उधर निकल गए हैं, उनको ये मेरा बता दें कि कमरान साहब कल महंगाई के ऊपर आपने रिस्पॉन्ड करना है। Introduction of bill, the Minister for Parliamentary Affairs to please introduce the Khyber Pakhtunkhwa Provincial Administered Tribal Areas Levies Force Amendment Bill 2021 in the House. Law Minister, please. Sir, I intend to move on behalf of the Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa to move that the Khyber Pakhtunkhwa Provincial Administration Tribal Areas Levies Force Amendment Bill 2021 to be introduced in the House. The bill stands introduced. Item number 9, Constitution of Bill. The Minister for
Parliamentary Affairs to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Land Use and Building Control Bill 2021 may be taken into consideration at once. Kamran Bangis Saab to please. Thank you, Mr. Speaker. I, on behalf of Chief Minister, move that the Khyber Pakhtunkhwa Land Use and Building Control Bill 2021 may be taken into consideration at once. Motion before the House is that Khyber Pakhtunkhwa Land Use and Building Control Bill 2021 may be taken into consideration at once. Those in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it. Ms. Negar Yasmin Orakzai Sahaba MP to please move her general amendment in the bill. Thank you, Janab Speaker Sahab. I, Nigat Yasmin Orakzai, move that for the word chairman, wherever occurring the bill, the word chairperson may be substituted. Ji Kamran Bangis Saab. सर इस पे एग्रीड है वो आपकी बातों से वो किधर कमरान इनकार कर सकते हैं. The motion before the House is the amendment moved by the honourable member may be adopted. Those in favour of it may say yes, against may say no. Ayes have it. The amendment stand part of the bill. Clause 1 to 2 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honourable member in clause 1 to 2 of the bill, therefore question before the House is that clause 1 to 2 may stand part of the bill. Those in favour of it may say yes, against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 2 stand part of the bill. Ji Negar Yasmin Orakzai Sahaba MP to please move her amendment in clause 3 of the bill. Thank you, Janab Speaker. I, Nigat Yasmin Orakzai, MPA, to move that in class 3 in subsection 1 in paragraph D, the following new paragraph D1 may be inserted, namely D1, one female member Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa to be nominated by the Honorable Speaker. Janab Speaker साहब, इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो ये अगर आप देखें तो इसमें एक बिल में जो है तकरीबन कोई 12-13 मिनिस्टर हैं और उनके साथ बाकी और लोग भी मर्द हैं. तो जनाब स्पीकर साहब, चूंकि ये ज़मीन और लैंड का मसला है तो इसमें मैं चाहती हूँ कि एक औरत का, जो कि ज़ाहिर ट्रेजरी बेंच से ही होगी, तो ज़ाहिर है मैं चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जब हम आगे जाएं तो हमारे पास एक औरत का होना इसमें ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप पिछले उसमें जाते हैं तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसके जो हैं तो वो मतलब चेयरमैन हैं और यहाँ पे जो है तो किसी किस्म की औरत को नहीं डाला गया और 10-15 मिनिस्टर जो हैं वो मैं आपको अभी निकाल के बता सकती हूँ कि 10-12 मिनिस्टर और 7 एडिटर जनरल और ये तमाम लोग इसमें मौजूद हैं. तो उसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगी गवर्नमेंट से कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो कि हम बाकायदा यहाँ से आवाज़ उठाते रहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ये लेजिस्लेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है और आप लोगों ने हर वक्त वुमेन के लिए मेरी आवाज़ को तरजीह दी है, तो मैं ये चाहूँगी कि इसमें एक औरत का होना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू वेरी मच. जी मिनिस्टर साहब. सर इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये कोई ज़मीनों के हवाले से कोई कानून साजी नहीं हो रही. ये लैंड यूज़ और बिल्डिंग कंट्रोल, इसमें हम लैंड यूज़ प्लान्स बनाएंगे ज़मीनों के हवाले से कि कौन सा एग्रीकल्चरल लैंड है, कौन सा इंडस्ट्रियल लैंड है, कौन सा रेजिडेंशियल है, कौन सा कमर्शियल लैंड है. तो ये उसके हवाले से है, एक बड़ा टेक्निकल उसमें है. इसमें जैसे इन्होंने कहा कि मिनिस्टर्स हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम मिनिस्टर्स ही जो है वो मेल हो या तमाम सेक्रेटरीज जो इसके मेंबर्स हैं वही मेल हो. तो जैसे इन्होंने पिछला वो किया था, हमने एडमिट किया कि वो एक जेनेरिक था, लेकिन इसके साथ ट्रेजरी बेंचेस इनके इस प्रपोजल के साथ एग्री नहीं करती. जी. लेकिन जनाब स्पीकर साहब, चूँकि यहाँ पे ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं तो वो बैठी हुई हैं और ताकत का सरचश्मा जो है तो वो अवाम होती है, तो ये भी अवाम के वोटों से आई हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल मैं इसको विड्रॉ कर लेती हूँ. थैंक यू जी. इनायतुल्लाह साहब नहीं है मौजूद, उनके अमेंडमेंट थर्ड अमेंडमेंट क्लास 3 मिस नेगत यास्मीन और सबा टू मूव थर्ड अमेंडमेंट. नेगत यास्मीन और थर्ड अमेंडमेंट इन क्लास 3. सर ये तो अभी हो गई है ना क्लास 3 की, तो सर ये मैंने अभी पढ़ी है ना उसकी और औरत वाली. अच्छा नीचे दूसरी है आई निगत यास्मीन औरकज़ई, ये अलग है. जी जी ठीक है. आई निगत यास्मीन औरकज़ई एमपीए टू मूव दैट इन क्लास 3 इन सब क्लास 6 फॉर द वर्ल्ड resignation or removal the word death
resignation, removal or any other reason may be substituted. सर इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ, इसका बैकग्राउंड के रिमूवल जो है तो वो तो ठीक है, रिजिग्नेशन जो है वो तो ठीक है, रिमूवल भी ठीक है, लेकिन डेथ किसी की अगर हो जाती है या किसी और वजह से वो स्लॉट खाली हो जाता है तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर उस स्लॉट को जो है तो फिल किया जाए। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी गवर्नमेंट से कि ये एक बहुत अच्छी तरमीम है और इसको जो है तो अगर वो इसको एग्री कर लें तो बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू जी। सर हमारी सीनियर निगत और अगज़ई साहिबा बहुत ज़्यादा होमवर्क करके आती हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया है, बड़ा पर्टिनेंट है, हम इसके साथ एग्री करते हैं। Motion before the House is that the amendment moved by the honourable member may be adopted. Those in favour of it may say yes, against may say no, ayes have it. Now question before the House is that the amended class 3 may stand part of the bill. Those in favour of it may say yes, against may say no, ayes have it. The amended class 3 stand part of the bill. इनायतुल्लाह साहब की आगे वो question before the House is ये class 4 की मैं बात कर रहा हूँ, that original class 4 may stand part of the bill. Those in favour of it may say yes, against may say no, ayes have it. The original class 4 stands part of the bill. आगे फिर इनायतुल्लाह साहब की वो नहीं है. Question before the House is that the original class 5 may stand part of the bill. Those in favour of it may say yes, against may say no, ayes have it. The original class 5 stand part of the bill. Class 6 to 12, since no amendment has been proposed by any honourable member in class 6 to 12 of the bill, therefore question before the House is that class 6 to 12 may stand part of the bill. Those in favour of it may say yes, against may say no, ayes have it. The class 6 to 12 stand part of the bill. Nigat Yasmin or Aghazai Sabha to please move our amendment in class 13 of the bill. Thank you, Mr. Speaker. I, Nigat Yasmin or Aghazai MPA, to move that in class 13 in subclass 1 for the existing paragraph A and B, the following may be substituted, namely A, chairman or mayor of council, tehsil council, convener of city tehsil council in a district council, district concerned. B, deputy commissioner of the district concerned, डिप्टी कन्वीनियर। जनाब स्पीकर साहब, इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चूँकि ताकत का सरचश्मा अवाम है तो इसलिए मैंने चेयरमैन जो कि मेयर जो भी मुताल्लिका कौंसल का है उसको मेयर को जो है तो वो कन्वीनियर होना चाहिए और इस कन्वीनियर की तजवीज़ इसलिए दी है कि वो पब्लिक के वोटों से आता है, वो इलेक्टेड होकर आता है। तो और डिप्टी कमिश्नर जो है उसको मैंने डिप्टी कन्वीनियर इसलिए किया है कि ज़ाहिर है कि वो ब्यूरोक्रेट है, तो ब्यूरोक्रेट को जो है तो वो कन्वीनियर की जगह नहीं पे होना चाहिए। तो जैसा कि इस बिल के सेक्शन 3 में भी चेयरमैन जो है तो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उसमें कोई कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं है और वाइस चेयरमैन जो है वो लोकल गवर्नमेंट वजीर हैं। तो एक ही कौंसल में मतलब तजाद, एक ही बिल में तजाद क्यों है? मतलब एक जगह पे जो है चेयरमैन जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं और दूसरी जगह पे और डिप्टी कन्वीनियर जो है वो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं। तो दूसरी तरफ आप डिप्टी कमिश्नर को आप कन्वीनियर बना रहे हैं और जो लोगों के वोटों से, जो अवाम के वोटों से आएगा उसको आप डिप्टी कन्वीनियर बना रहे हैं। तो ये इसके लिए मैं चाहती हूँ कि ये अप्रूव हो जाए, दरख्वास्त करती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। सर मैडम के जो कंसर्न्स हैं वो हमने मनोअन कैबिनेट में इस पॉइंट को रेज़ किया था और वज़ीर आला साहब ने भी इसका नोटिस लिया था। ये इनिशियली मैं सिर्फ इस हाउस की कंजम्पशन के लिए कह रहा हूँ, इनिशियली ये था कि डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन होगा। तो इस पे वज़ीर आला साहब ने कहा चूँकि इस पूरे जो सेटअप है इसमें एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो वज़ीर आला साहब ने कन्वीनर का मतलब ये है कि वो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देगा, सबको असेंबल करेगा, सबको बुलाएगा। और अभी जब मैडम ये लेकर आ रही थी तो मैं कन्वीनर की जो डिक्शनरी डेफिनेशन है वो भी मैं देख रहा था, जिसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो चेयर करेगा, वो सिर्फ कन्वीन करेगा, लोगों को बुलाएगा, वो लोगों को असेंबल करेगा, लोगों को इकट्ठा करेगा। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, जैसे इन्होंने कहा अल्टीमेटली इलेक्टेड जो मेयर आएगा सिटी का उसका वो ही इसको ओवरऑल देखेगा क्योंकि उसका ये मैंडेट है। लेकिन इसको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने के लिए और इन सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए कन्वीनर है, वो सिर्फ कन्वीन करेगा मीटिंग को। मेहरबानी करके जरा जनाब स्पीकर साहब, अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है
कि एक ब्यूरोक्रेट जो है, मतलब एक जगह पे बिल पे आप बात कर रहे हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर, जो कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो होंगे तो वो कन्वीनियर होंगे, और साथ ही उनके जो कंसर्न मिनिस्टर हैं वो डिप्टी कन्वीनियर होंगे। तो लोगों को इकट्ठा करना क्या इस मेयर का काम नहीं हो सकता है? क्या लोगों को मतलब वो करना इस मेयर का काम नहीं हो सकता, जो कि लोगों के वोटों से इलेक्ट होके आएगा? बाकी चूंकि आपकी मेजॉरिटी है, आपकी जाहिर है कि आप मेजॉरिटी में बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने अपना कंसर्न ये शो कर दिया कि एक इलेक्टेड मेंबर पे किसी भी ब्यूरोक्रेट को तरजीह नहीं देनी चाहिए, चूंकि वोटों से वो आते हैं, तो वोट को जो है तो वो ज्यादा तरजीह दी जाए। गवर्नमेंट डिसएग्री है, सो आई विल मूव फॉरवर्ड। तरजीह नाउ क्वेश्चन बिफोर द हाउस इज द मोशन बिफोर द कामरान साहब बात कर रही हैं आपने। द मोशन बिफोर द हाउस इज दैट द अमेंडमेंट मूव, मान लिया अमेंडमेंट, ये तो नहीं यार, ये ओरिजिनल विड्रॉ करूं नहीं पढ़ना। सर वैसे आप एक काम करें, आप जरा रूलिंग तो इस पे दें सर, आप क्या कहते हैं? विड्रॉ कर लिया सर मेरी बात सुने आप जरा, क्योंकि आप इलेक्टेड आदमी हैं, आप इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं जनाब स्पीकर साहब। सर मैं आपकी कुर्सी का एहतराम करती हूँ, मैं ट्रेजर बेंचेस के जितने भी मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन बात यह है कि जब एक अनकॉन्स्टिट्यूशन एक चीज़ आएगी तो उसमें हम क्या करें? सर अनकॉन्स्टिट्यूशन चीज़ को ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं कि एक अनइलेक्टेड आदमी जो है तो वो प्रिजाइड करेगा, वो कन्वीनियर होगा, और जो दूसरा जो वोट लेकर आएगा वो डिप्टी कन्वीनियर होगा। सर मुझे आप मुझे बता दें कि आप मेरे साथ एग्री करते हैं, मैं फिर आपके लोकल बॉडीज काउंसलर्स जो इलेक्ट होते हैं, एसी या डीसी उनसे ओथ लेता है। डू यू नो? क्या? जो ये काउंसलर होते हैं लोकल बॉडीज के, इनसे एसी या डीसी ओथ लेते हैं। तो सर ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। तो एनी हाउ अब गवर्नमेंट ने ये चीज किया है और ये डिसएग्री किया है इसके साथ। जी कमरान बंगे साहब। सर जो मैडम बात कर रही है, मैंने पहले से ही बता दिया कि डीसी जो है उसको प्रिजाइड नहीं करेगा, चूंकि सर ज़रा समझने की ज़रूरत है कि अगर मास्टर प्लान होता है या लैंड यूज़ प्लान होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर होता है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बुलाना और वो फिर अगर आगे हम देखेंगे तो तहसील की सतह पर वो मुमकिन नहीं है। प्रिजाइड किसी सूरत डिप्टी कमिश्नर नहीं करेगा, वो सिर्फ कन्वीन करेगा। इसमें असिस्टेंट विड्रॉन एक बात करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद सर आगे चले, टाइम शॉर्ट है, नमाज का टाइम निकल रहा है। लेजिस्लेशन हो रही है जनाब ये तो वो मान नहीं रहे आपकी बात। सर नहीं माने ना माने, तो लेकिन मुझे फ्लोर ऑफ द हाउस ये बताएं कि चलें पहले आप जफर आजम साहब बात कर लें, इसी बात पे वो बात करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फिर मैं आई पुट इट फॉर द वोटिंग। नहीं सर वोटिंग तो बस खत्म करें ना फिर ना। विड्रॉन। Question before the House is that the original class 13 may stand part of the bill. कामरान साहब वोटिंग करवाएं। सर वोटिंग करवाएं प्लीज। Okay. Motion before the House is the amendment moved by the honorable member may be adopted. Those who in favor of it may say yes. Those against may say no. ये तो खुद अपना खिलाफ कर दिया, ये तो आपने अपने खिलाफ कर दिया। So no is the ये तो आपने अपने खिलाफ वोट कास्ट कर दिया पोजिशन ने। सो तो अब फिर कौन करे? डिफीटेड। नो क्वेश्चन। वैसे ये भी तारीखी वाक़या हुआ है आज कि आपने अपने खिलाफ ही अपनी उसको रिजेक्ट करवा दिया, अपनी चीज को। चल अभी विड्रॉ नहीं हो सकता, अभी रिजेक्ट हो चुकी है और आपने खुद की है सब ने। Now question before the House is that the original class 13 may stand part of the bill. Those in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it, the original class 13 stand part of the bill.
14 to 24, since no amendment has been proposed by any honorable member in class 14 to 24 of the bill, therefore question before the House is that class 14 to 24 may stand part of the bill. Those in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it, classes 14 to 24 stands part of the bill. Inayatullah Shah Majood nahi hai. The question before the House is that the original class 25 may stand part of the bill. Those in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it, the original class 25 stands part of the bill. 26 to 53 clauses, since no amendment has been proposed by any honorable member in class 26 to 53 of the bill, therefore question before the House is that class 26 to 53 may stand part of the bill. Those in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it, class 26 to 53 stands part of the bill. Nighat Yasmin Orakzai Sabha to please move her amendment in class 54 of the bill. Thank you, Mr. Speaker. I, Nighat Yasmin Orakzai, MPA, to move that in class 54 in subclass 1, after the world made those under the world and submit it to the Provincial Assembly may be added. जनाब स्पीकर साहब, इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो कौंसिल की रिपोर्ट है, कामरान बंगश साहब अगर थोड़ा सा तवज्जो दे दे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक अमेंडमेंट है कि इसमें जो कौंसिल की रिपोर्ट है, जब इनकी मीटिंग होती है तो उसको ये हाउस के अंदर लेकर आएँ। इतनी छोटी सी अमेंडमेंट है और मेरा ख्याल है पार्लियामेंट से आप उनको कह रहे हैं नहीं मानना, देख लें लॉ मिनिस्टर कहते हैं नहीं मानना, तो ये अगर यहाँ पे पार्लियामेंट में आती है तो क्या मसला है इनको? जी मिनिस्टर साहब। सर, एक तो जो इनायतुल्लाह साहब की अमेंडमेंट्स हैं उस पर थोड़ा सा मैं वजाहत कर देता हूँ कि जो लोकल गवर्नमेंट का हमारा एक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सबसे सुप्रीम एक्ट वही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 140A के तहत वजूद में आया है। तो उसमें बड़ा क्लियरली मैंशनड है लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के जो अमेंडेड सेक्शन है 2021 तक, उसमें बड़ा क्लियरली मैंशनड है कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं कोई उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है, वो किसी किस्म की एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी ज़रूरी है क्योंकि उसने 3-4 दफ़ा ये अमेंडमेंट प्रपोज किया। तो ये क्लैरिटी ज़रूरी है कि ये कानून भी यकीनन जो आज हम पास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन ये उस लोकल गवर्नमेंट एक्ट के एक पोर्शन को देख रहा है जिसमें लैंड यूज़, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मास्टर प्लान्स और शहरों की जो अर्बनाइजेशन और कमर्शलाइजेशन है उसको रेगुलेट करने के हवाले से है। लेकिन हमारा जो बुनियादी एक्ट है लोकल गवर्नमेंट एक्ट का, उसमें ऑलरेडी वो कवर है। दूसरा जो मैडम ने बात की है, ऑलरेडी हमने इसमें लिखा हुआ है कि ये पब्लिश करेगी, तो जब पब्लिश होगा तो यकीनन मेंबर्स को भी आएगा, यकीनन इस हाउस के तमाम लोगों को, मीडिया को भी जाएगा। हमारे मीडिया के जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी तमाम डिपार्टमेंट्स को भी वो रिपोर्ट जाया करेगी। तो ये मेरे ख्याल से असेंबली की स्पेसिफिक्स नहीं बल्कि हमने इसका स्कोप बहुत बड़ा रखा हुआ है, हम इसको ओवरऑल पब्लिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी मैडम से ये रिक्वेस्ट है कि इसको हम इतने ब्रॉडर एस्पेक्ट में लेकर जा रहे हैं तो वो उसको एडमिट कर लें, उसको एक्सेप्ट कर लें, बनिस्बत ये कि हम उसके स्कोप को लिमिटेड कर लें। उससे बेहतर है कि हम मीडिया में और जनरली उसको प्रोपेगेट करें। बहुत अच्छा। Withdrawn. Thank you. Question before the House is that the original class 54 may stand part of the bill. Those in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it, the original class 54 stand of the bill. 55 to 57 clauses. Since no amendment has been proposed by any honorable member in class 55 to 57 of the bill, therefore question before the House is that class 55 to 57 may stand part of the bill. Those in favor of it may say yes, against जाग जाएं टैरी बेंचेस, वापस आ जाएं हाउस की तरफ। Those who are in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it. Question 55 to 57 stand as part of the bill. Schedule stand part of the bill. Preamble and long title also stand part of the bill. Passage stage. Minister for Information to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Land Use and Building Control Bill 2021 may be passed. Thank you, sir. I intend to move that the Khyber Pakhtunkhwa Land Use and Building Control
Building Control Bill 2021 may be passed. Motion before the House is the Khyber Pakhtunkhwa Land Use and Building Control Bill 2021 may be passed. Those in favor of it may say yes. Against may say no. Ayes have it. The bill is passed. Item number 11. Item number 12. 11 and 12. तो ये बाबक साहब की रिक्वेस्ट पे हम डेफर कर रहे हैं कल के लिए. जी बाबर सिंह स्वाति साहब रेजोल्यूशन रूल्स रिलैक्स करवाएं. जनाब स्पीकर, एक करारदाद पेश करनी है तो रूल 124 के तहत रूल 240 के तहत रूल 124 रिलैक्स किया जाए सर. थैंक यू. Rule suspended. You are allowed to move. Is this the desire of the House? The rule may be suspended. Rule suspended. जी MP साहब. जनाब स्पीकर, ये एक जॉइंट करारदाद है मेरी जीनत बीबी की और अरशद अयूब खान की और आप सब की तरफ से भी कि हम तमाम मुसलमान नबी आखिरत ज़मान जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला के आखिरी नबी होने पर हतमी और गैर मशरूत ईमान रखते हैं. जिस तरह और दस्तावेज़ात में जनाब खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ हलफनामा दर्ज है, इसी तरह निकाहनामा फार्म में जनाब खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलफनामा शामिल करना नागुज़ीर है. इसलिए ये असम्बली सूबाई हुकूमत से सिफारिश करती है कि वो मरकज़ी हुकूमत से इस अमर की सिफारिश करे कि मुस्लिम आइली क़वानीन के तहत मुजव्वज़ा निकाहनामा फार्म में ख़त्म नबूवत का हलफनामा शामिल किया जाए. जनाब, Is this the desire of the House that the resolution moved by the honourable members may be passed? Those in favour of it may say yes. Against may say no. Ayes have it. The resolution is passed unanimously. जी औरंगजेब नलोटा साहब. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब. जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता कुछ अरसे से एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट जैसे पुरअमन और हर लिहाज से मजहबी इलाके में तवातुर के साथ कुरान शरीफ की बेरुमती के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जिसकी वजह से अहलियान शहर में सख्त तशवीश पाई जाती है और किसी भी वक्त अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है. लेकिन क्यास ये है कि ये तमाम वाक़यात किसी सोची समझी साजिश के तहत हो रहे हैं. इसलिए ये असम्बली सूबाई हुकूमत से पुरज़ोर सिफारिश करती है कि इन वाक़यात की आला सतह पर तहक़ीक़ात की जाए और जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाए इनको करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि एबटाबाद जैसे पुरअमन शहर में अमन बहाल रखा जाए और मजहबी खुसूसी तौर पर कुरान की बेरुमती करने वालों को करार वाकई सज़ा दी जाए. बिल्कुल ये ज़बरदस्त करारदाद है कि एबटाबाद जैसे शहर में मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं कुरान पाक की बेहुरमती के, और इस पर आला सतह की तहकीकात होनी चाहिए कि इसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं कि क्यों ऐसा एबटाबाद जो कि हालिया से पुरअमन है, आर्मी का शहर है, सुकून है, हर चीज़ है, और उसके सुकून को तबाह किया जा रहा है और इतनी बड़ी तौहीन हो रही है कुरान पाक की. सो is this the desire of the House that the resolution moved by the honourable member may be passed? Those in favour of it may say yes. Against may say no. Ayes have it. The resolution is passed unanimously. इसका क्या करें? ये है मीर कलाम साहब. Detailed discussion on adjournment motion number 362, Ms. Riana Ismail Sahaba, MPA. जी राना इस्माइल साहब. शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब वो रिपोर्ट भी पेश करनी थी बिहाफ ऑफ चेयरमैन.
जनाब, इससे पहले इंटरप्रेन्योरशिप कोऑर्डिनेशन की जो रिपोर्ट है वो भी चेयरमैन साहब की बिहाफ पे पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। कमेटी नंबर 30। ये तो वो नहीं बाबा साहब ने दरखास्त दी कि ये कल के लिए और ये रिपोर्ट नंबर 30 दोनों में सर ये बाबा साहब ने दरखास्त देके डेफर करवा दी जी, उनके बिहाफ पे पेश करना चाहती हूँ। उनके बिहाफ पे हाउस में वो पेश करना। डेफर हो चुकी है, वो करवा अच्छा दी। ठीक है, फिर ठीक। अब आप अपने उस पे आए डिबेट पे। चलिए, शुक्रिया जनाबी स्पीकर। जनाब स्पीकर, जिस तरह सुबह से डिस्कशन हो रही है महंगाई पे, तो एक तो आवाम महंगाई से तंग है, दूसरा कोरोना ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब जो है तो डेंगू जो है वबाल जान बन गई है आवाम के लिए। हज़ारों की तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं केस, और कल ही 217 नए केस भी रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन हुकूमत की संजीदगी हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही। डेंगू क्योंकि एक मच्छर से फैलता है, तो उसके लिए हमें कहीं भी स्प्रे का इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा। 2017 और 19 की रिपोर्ट अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पेशावर मुतासिर हुआ है, और अभी भी यही सूरत हाल है कि पेशावर सबसे ज़्यादा मुतासिर है। हॉस्पिटल में अगर हम देखें तो यही तीन हॉस्पिटल जो हैं LRH, KTH और HMC में रश पहले से ज़्यादा है, और अब डेंगू ने वहाँ पर और रश बढ़ा दिया है। जनाब, ये बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है कोरोना की तरह कि इसका तदारुक ना किया जाए, लेकिन हुकूमत की इस तरफ बिल्कुल भी संजीदगी नज़र नहीं आ रही, और रोज़ जो है इसकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। जनाब, 7 साल पहले चंद हॉस्पिटल को प्लेटलेट के लिए मशीनें दी गई थी। पुलिस सर्विस हॉस्पिटल, नसीरुल्लाह बाबर मेमोरियल हॉस्पिटल, वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल हशनगरी, सिफत गयूर चिल्ड्रन हॉस्पिटल। जनाब, जी हम वेलकम करते हैं नए चेयर को, और क्योंकि उनसे हेल्थ से ताल्लुक़ और हेल्थ पे डिस्कशन हो रही है, तो जनाब मैंने जो हॉस्पिटल का जिक्र किया कि पुलिस सर्विस हॉस्पिटल, नसीरुल्लाह बाबर मेमोरियल हॉस्पिटल, वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल नगरी, सिफत को 7 साल पहले प्लेटलेट्स के लिए मशीनरी दी गई थी, जो कि अभी तक गैर फ़ाल है, और इसी वजह से बाकी हॉस्पिटल में रश ज़्यादा है। तो हुकूमत इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही? यह कि नई बीमारी नहीं है, हर साल हमें इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके सिलसिले में हुकूमत क्यों खामोश है? ये मशीनरी क्यों नहीं काम कर रही? इस पे काम होना चाहिए। और ये चूँकि प्लेटलेट जब कम हो जाते हैं तो मरीज़ सीरियस कंडीशन में जाते हैं। हुकूमत ना सिर्फ इसके लिए मुफ्त टेस्टिंग का इंतज़ाम करे, बल्कि अल्टरनेट डे पे टेस्टिंग का इंतज़ाम करे, क्योंकि ये अगर प्लेटलेट कम होते हैं तो तब मरीज़ जो है हॉस्पिटलाइज होता है। हमारे काफ़ी मरीज़ जो हैं घरों में पड़े हैं और अपनी मदद आप अपना इलाज करा रहे हैं, घरों में ड्रिप लगा रहे हैं, क्योंकि उनको हॉस्पिटल में वो सहूलतें नहीं हैं। और एक तो लोग कोरोना की वजह से हॉस्पिटल से इतने डरे हुए हैं कि वो वहाँ पर जाना भी इतना पसंद नहीं करते जब तक उनकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक ना हो जाए। तो जनाब मेरी तो यही दरख्वास्त है कि सबसे पहले तो पेशावर के हर गली हर मोहल्ले में स्प्रे का इंतज़ाम किया जाए, और ये जो हॉस्पिटल में मशीनरी दी गई है उसको फ़ाल किया जाए, और हॉस्पिटल में खातिर ख्वाह इंतज़ाम किए जाए। जनाब अगर इस तरफ तवज्जो ना दी गई तो ये भी एक जानलेवा बीमारी है, क्योंकि कोरोना के बाद इसको हम उस तरह सीरियस नहीं ले रहे। शायद कोरोना से ज़्यादा ये हम इसको ख़तरनाक नहीं समझते, लेकिन कितनी कीमती जानें इससे ज़ाया हो चुकी हैं। शुक्रिया जनाब। थैंक यू जी। मीर कलाम खान वजीर डेरा माना चिमाता पदे मुहिम टॉपिक बंद द खबर कवल मौका राकड़ा
پټولو نه اول خبره دا ده چې زمونږ په دې صوبه کې لکه څرنګه چې میډم خبره وکړه هسې هم یو داسې حالات جوړ شوي دي چې د صحت صورتحال زمونږ هسې هم ټیک نه دی بعد د کورونا د وجې نه نور هم خراب شو بیا دا د ډینګي خبره چې راله بیا خو زمونږ ټول هسپتالونه او زمونږ چې د صوبې غټ هسپتالونه کم دي هغه د هغې دپاره معتس کړل شول او د نور چې کومې بیماریانې دي د هغې نه هغه هم پسې کټ شول نو بیا که مونږ راځو خاص کر په قبایلي علاقه کې چې د کمې زمونږ د باجوړ نه واخله د وزیرستانه پورې قبایلي اضلاع چې کمې دي په دې کې که مونږ د صحت د سهولیت خبره کوو یا مونږ د صحت د بهترۍ خبره کوو نو په هغې کې به مونږ ته په ټولو نه اول هم زمونږ هلته چې کوم هسپتالونه دي د هغې فعال کول پکار وي د هغې به مونږ ته ټیک کول پکار وي زمونږ یو کیس اوس هم پینډینګ پروت دی د قبایلي اضلاع د هیلث منسټر صاحب شته نه د کامران صاحب د نوټ کې ورسره ده چې زمونږ 138 د صحت مرکزونه داسې دي چې وخت په وخت حکومت جوړ کړي دي او هغه ته یې د نن ورځې پورې عمله نه ده ورکړې په هغې باندې یو کال کېږي چې هغې هر څه اپروو شوي دي کمپلیټلی هر څه شوي دي صرف مسله دا ده چې زمونږ د هیلث ډپارټمنټ د طرف نه په هغې باندې بین لګېدلی شوی دی نو که موږ په هسپتالونو کې سټاف نه ورکوو که زموږ په هسپتالونو کې ډاکټر موجود نه وي نو موږ به بیا د بیماري علاج څرنګه کوو نو زما به یو دا غوښتنه وي چې هغه صرف یو نوټیفیکیشن دی چې هیلث منسټر صاحب یې خامخا وکړي چې 138 هیلث سنټر یې هر څه شی فاینل شوي دي او د ډپارټمنټ د طرف نه بین لګېدلی دی چې هغه بین خامخا لرې شي که نه وه بیا به خلک مجبور وي احتجاجونه به خامخا کوي دومره زموږ ډېره اهمه ایشو روانه ده د افغانستان سره زموږ چې کومې لګېدلې لارې دي په دې باندې زموږ په زرګونو انسانان روزانه هلته ایثار دي د بیماری په حالات کې د ډینګي وایرس او د نورو بیماریانو په حالات کې هلته روزانه خلک ساه ورکوي او موږ هغې ته لار نه ورکوو نو زما به ریکویسټ دا وي چې د چمن نه واخله د خرلاچې پورې چې د څومره هم دروازې دي تورخم غلام خان خرلاچې په دې باندې زموږ خلک هم پایخوا ایثار دي پکار دا ده چې زمونږ اجازت ټولو خلکو ته میلاو شي چې راشي د علاج دپاره په انساني بنیادونو باندې خو په افغانستان کې بیا خاص کر زما د حلقې خلک چې هلته 6,000 کورانۍ په خوست کې اوسېږي د هغې تګ راتګ باندې نو زما به ریکویسټ دا وي چې د افغانستان په حواله سره به زه په د یو ټاپک کې کیسه راغونډه کړم او اوږدومه یې نه وی چې څه دې کړل هغه دې وکړل نو اوس مثالو په مخ راخور که خوب راځي نه په افغانستان کې مونږ چې څه کول هغه مو وکړل مزید خو په کار ده چې مونږ اوس په انساني بنیادونو باندې هغې خلکو ته لاره خو ورکړو که نه د صحت دپاره چې هلته چې کوم اثر را روان دی په مونږ باندې دلته ډایرکټ د هغې اثار کېږي اوس مزید مونږ افیکټ کېږو بله اخري خبره میډم زه خپلې خبرې ختمومه چې زمونږ اخرانه خبره چې زمونږ به ریکویسټ دا وي زمونږ به خواست دا وي په دې ملک کې چې قانون پکار دی خو یکسا نظام پکار دی یکسا قانون پکار دی دلته اکثر دا نارې ځکه ویل کېږي چې ایک ریاست دو دستور نامنظور دا خبرې ځکه کېږي چې هلته چې احتجاج کېږي په سوونو خلک د یو تنظیم را خلاصیږي خو علي وزیر د بیمارۍ په حالات کې په کراچۍ جیل کې پروت دی سزا یې دا ده ګناه یې دا ده جرم یې دا ده چې پښتون دی ځکه نه رها کېږي نو په کار دا ده چې حکومت زمونږ په دې خبرو باندې غور وکړي او مونږ هغې حالاتو ته مجبور نه کړي چې مونږ هم داسې راووځو چې بیا حالات دې ځای ته ورسي ډېره مننه निगत आपा को टाइम देने से पहले बीइंग अ डॉक्टर मैं थोड़ी सी डेंगू पे डिस्कशन बात करूंगी
द थिंग इज़ कि डेंगी पहले हर चीज़ की प्रिवेंशन होनी चाहिए। ये है एक वायरस, तो इसकी प्रिवेंशन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। होता फ्रेश वाटर में, तो कम्युनिटी का भी बीच में बहुत बड़ा रोल है। हर चीज़ हुकूमत नहीं कर सकती, तो हम लोग खुद भी मतलब हर चीज़ पे आप हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय थोड़ा सा ये है कि पब्लिक को भी इस चीज़ पे लाना चाहिए कि वो हर जगह पे पानी जहाँ पे फ्रेश वाटर पड़ा हुआ है वहाँ पे उसको वो हटाएं, ताकि ये लावा वहाँ पे ग्रो ना करे। तो मैं निगत आपा को अब बारी दूंगी डिस्कशन में हिस्सा लें। थैंक यू। मैडम स्पीकर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ दोबारा इस कुर्सी पे बैठने की, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। मैडम स्पीकर, डेंगू का जो मसला था इस पे बार बार बात करने को मतलब जैसे कि आपने कहा कि ये मतलब साफ़ पानी में होता है, सबको पता है। जैसे कि आपने कहा कि इसमें हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन मैडम स्पीकर बाज़ औक़ात ये होता है कि गली कूचों में जो गरीब लोग हैं, आजकल आप देखें तो अमीरों को इतना डेंगू नहीं हो रहा है, लेकिन जितना गरीबों को हो रहा है। गरीबों के घर में तो पीने का साफ़ पानी भी नहीं होता है, तो उनको डेंगू कहाँ से हो रहा है? मेरा मतलब है कि जो डेंगू है उसके लिए गवर्नमेंट ने ही इंतज़ाम करने हैं। उसके लिए देखें स्प्रे जो है वो हर जगह पे होना चाहिए, और स्प्रे के अलावा जो है तो लोगों को इसके लिए अवेयरनेस भी दी जानी चाहिए कि भाई उन्होंने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। आप जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि इसमें ज़्यादातर जूसेस हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। अब गरीब बंदा जूसेस कहाँ से लेकर आएगा? उनको ज़ाहिर ड्रिप्स लगती हैं, मैं आपको कसमियन कहती हूँ, और मैं एक ऐसे हॉस्पिटल का भी आपको बताऊँगी कि जहाँ पे ड्रिप्स जो हैं वो उन्होंने नीचे स्टोर किए हुए हैं। उनकी मैं वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाकर और फिर यहाँ पे लाकर बताऊँगी कि हमारे अस्पतालों में कौन सा जुल्म हो रहा है, और जितने डेंगू के मुतासरीन हैं वो उनको वो ड्रिप्स और वो तमाम सहूलियात अस्पताल में नहीं मिलती हैं। जो बच्चा या जो भी जवान या जो भी बूढ़ा इस डेंगू से मुतासर होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसको फीवर होता है, फिर उसके बाद उसको ज़ाहिर नाक से या मुंह से खून आने लगता है, या जो भी उसकी सिम्पटम्स हैं वो होते हैं। लेकिन मैडम स्पीकर साहिबा, एक बात का मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करूँगी कि आप अपनी चेयर्स को देखें। ये बुलाया हुआ इजलास जो है तो ये है उसका है, गवर्नमेंट का है। यहाँ पे जब इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन होती है तो सिवाय एक लॉ मिनिस्टर के यहाँ पे करीम खान बैठे हुए हैं, यहाँ पे कामरान बंगश साहब अभी इस्लामाबाद से आए हैं, यहाँ पे दूसरे जो हमारे 2-3 लोग हैं, यहाँ पे हमारे औरकज़ई साहब बैठे होते हैं, यहाँ पे दूसरे 2-3 लोग आपके बैठे होते हैं, यहाँ पे बाप की जो है तो हमारी बहन बैठी होती है। तो कहने का मकसद ये है मैडम स्पीकर साहिबा कि हमें ऐसे टॉपिक्स जो हैं या तो आखिर में रखने नहीं चाहिए, क्योंकि रेहाना इस्माइल का ये एडजर्नमेंट मोशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस पे यहाँ पे जो लोकल जो भी एडवाइज़र है या जो भी सीनियर मिनिस्टर है उसको जवाब देने के लिए यहाँ पे होना चाहिए था। और बात यह है कि ज़ाहिर है कि कामरान बंगश साहब को मैं क्रेडिट ज़रूर दूंगी कि वो हर महकमे का जवाब जो है वो देते हैं, इसी तरह हमारे लॉ मिनिस्टर आखिर तक बैठे रहते हैं। लेकिन मैं तसल्ली नहीं करती हूँ, मैं इस हाउस में मुझे तसल्ली नहीं है। वो इसलिए तसल्ली नहीं है कि यहाँ पे, और मैं सीएम साहब मैं आपको मैडम स्पीकर साहिबा के तवसत से ये दरख्वास्त करती हूँ कि हमें तो फंड नहीं मिलता, लेकिन आप उन अरकान असम्बली को भी फंड ना दें जो कि ट्रेजरी बेंचेस में बैठे होते हुए भी वो अपनी कौम की नुमाइंदगी सही तरीके से, अपने हल्के की नुमाइंदगी सही तरीके से ना करते हुए इस हाउस से गैर हाज़िर होते हैं। ये क्या तरीका है कि हम जब लोग आके बैठते हैं तो सिवाय चंद लोगों के हमें मतलब रियाज खान नज़र आ जाते हैं, हमें जो है तो हमारे भाई जो है तो वो नज़र आ जाते हैं, लेकिन ये स्वाति साहब नज़र आ जाते हैं। कहने का मकसद ये हकीम साहब नज़र आ जाते हैं, अमजद साहब नज़र आ जाते हैं। मैडम स्पीकर, आपके पास 2/3 अक्सरियत है, 2/3 अक्सरियत यहाँ पे कहाँ पे है मुझे बताएं। ये बात गलत बात है, और मैं फिर सीएम साहब को कहूँगी कि सीएम साहब आपने उन लोगों को फंड नहीं देने। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमें फंड दो, लेकिन उनको भी फंड नहीं देने कि जो इस हाउस में सही तरीके से कार्रवाई। मैडम स्पीकर, एक मिनट, यहाँ पे अगर लोगों को गिनना शुरू कर दूं तो खुदा की कसम 15-20 लोग जो हैं
जो एप्लीकेशन नहीं देते हैं उनको मैं यहाँ से इस गेट से बाहर निकलवा सकती हूँ, क्योंकि 40 दिन अगर कोई नहीं अटेंड करता है इजलास तो उसकी रुकनीत जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन से आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है? 2-2 साल लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। मैडम स्पीकर साहब, आप माइंड ना करें, लेकिन मैं वो आईना है जो कि बता रही हूँ, यहाँ पे लोग 2-2 सालों से नहीं आ रहे हैं, उनकी एप्लीकेशंस नहीं आ रही हैं। वो किस लिए इलेक्ट होते हैं? वो सिर्फ इसलिए इलेक्ट होते हैं कि उनके नाम के साथ MPA लग जाए, उनके नाम के साथ ये लग जाए और वो यहाँ पे आके अपने लोगों की नुमाइंदगी ना करें। जनाब स्पीकर साहिबा, जनाब स्पीकर साहिबा, मुझे बहुत अफसोस है और मैं इस बात पे एहतजाज करते हुए यहाँ इस हाउस से वॉकआउट करती हूँ कि आपकी गवर्नमेंट जो है तो वो इस असेंबली को वो सही तरीके से और संजीदगी से नहीं ले रही है। थैंक यू मैडम स्पीकर साहिबा। कामरान बंगश शाह। थैंक यू मैडम स्पीकर। बड़ा अहम तहरीक अल्तवा है हमारी बहन रेहाना इस्माइल साहिबा की तरफ से और ऑनरेबल मेंबर्स ने भी उसके ऊपर अपने इनपुट्स दिए, बड़े वैल्यूएबल। थोड़ा सा मैं स्टैटिस्टिक्स क्लियर कर देता हूँ कि हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को ये क्लैरिटी हो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या कुछ किया। पहले डेंगी और अब पहले कोविड और अब डेंगी की सूरत हाल जो है। कोविड के हवाले से अगर हम आपको मैडम स्पीकर बताएं तो आजकल पूरे सूबे में 390 एक्टिव केसेस हैं और 3200 हमारे बेड्स जो हैं वो वैकेंट है। कोई भी हमारा ICU के ऊपर माशाल्लाह से नहीं है, कोई भी HDU के ऊपर नहीं है। तो हमने 4th वेव को भी कोविड के माशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। ये पूरा क्रेडिट जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम को, हेल्थ मिनिस्टर साहब को, और चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में जो कोविड के हवाले से टास्क फोर्स बनी है उसको वज़ीर आला साहब ख़ुद चेयर करते हैं। उन्होंने ख़ुद वीकली अपडेट्स लिए, बाय मंथली अपडेट्स लिए और फिर माहवार जो है उसकी जो हमारी प्रोविंशियल NCOC कह दें आप उसको, हमने पूरा एक मैकेनिज़्म डेवलप किया जिसमें हॉट स्पॉट्स डेवलप होते रहे, NCOC उसको मॉनिटर करता रहा। हमने स्मार्ट लॉकडाउन्स खैबर पख्तूनख्वा से वो पूरा कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ और फिर पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट हुआ। इसी तरह माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन्स की तरफ हम चले गए। हमने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। यकीन करें मैडम, पिछले आप गवाह हैं कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हुआ है कि कोविड की वजह से जो सारी सोसाइटी इफ़ेक्ट हुई है, और उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसका इम्पेक्ट गवर्नमेंट को भी आया है, इस ट्रेजरी बेंचेस के मेंबर्स को भी उसकी हीट पहुंची है और अपोजिशन मेंबरान को भी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचा है। इकॉनमी की कंडीशन हमारी ख़राब हो गई है, हमारी ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है वो सफ़र कर गया है। हमने बड़े टफ डिसीजंस लिए हैं, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि 4th वेव को काफ़ी हद तक काबू कर लिया गया है। वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीनेशन अच्छे अंदाज में जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस बात पे शुक्रिया अदा करते हैं मैडम स्पीकर आपके तवस्सुत से पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का कि उन्होंने मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की। और जैसे आज आपके चेयर से रूलिंग भी आई कि कल महंगाई के ऊपर भी बात होगी, तो पूरी दुनिया में एक महंगाई की लहर आ गई है, लेकिन उस पर भी मैं ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को ये दाद देता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी रिजिलियंट कौम है। हमने बड़े मुश्किल वक्त में अच्छे तरीके से इस पूरी सूरत हाल को देखा। अब जो मैडम मेरे ख्याल से वो मौजूद भी नहीं है, चली गई हैं, लेकिन जो डेंगू के हवाले से जो सिचुएशन है, तो आज की अपडेटेड रिपोर्ट मैडम ये है कि टोटल 8,257 पेशेंट्स अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासिर हुए। उसमें 7,111 रिकवर कर गए हैं मैडम स्पीकर। और अभी जो 1137 एक्टिव केसेस हैं उसमें एडमिशन जो है वो जो हॉस्पिटल्स में हमारे एडमिटेड हैं वो सिर्फ और सिर्फ 150 हैं, जिसको हम ये समझते हैं कि हमारी कैपेसिटी माशाल्लाह अभी है। हमने आइसोलेशन वार्ड्स रखे हुए हैं, नेटेड बेड्स रखे हुए हैं। हमने पूरा हॉस्पिटल्स में जो हमारा एक एक्सपीरियंस था, हमारी डेटा शेयरिंग का बड़ा फ़ायदा हुआ है, चूँकि मीडिया के हमारे लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने रोज़ाना
की बुनियाद पर कोविड में भी और डेंगू में भी डेटा शेयरिंग इंश्योर कर दी कि किसी किस्म का फेक डेटा ना जाए, लोगों में किसी किस्म का खौफ व हरास ना फैले, और कुछ जो मिसक्रिएंट्स हैं जो प्रोपेगेंडा के जरिए, अफवाहों के जरिए लोगों को गुमराह करते हैं, उनका भी खात्मा हो सके। तो डेटा शेयरिंग हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर होती है, और अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो 150 हैं, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे इस डेंगू वबा की वजह से 9 लोग लुक़्मे अजल भी हुए, वो इंतकाल कर गए, वो कीमती जानें हमारी ज़ाया हुई, तो वो भी इस डेंगू की वजह से है। लेकिन मैं मैडम स्पीकर आपको खैबर पख्तूनख्वा की स्ट्रेटजी बताता हूँ कि हमने इस कोविड के साथ साथ जो हमें डेंगू की एक सूरत हाल का सामना है उसको हमने कैसे मैनेज किया। आप भी हेल्थ प्रोफेशनल है, आपको भी इस बात का इल्म है। 3 pronged स्ट्रेटजी थी, लेकिन उसमें मैं सबसे पहले ये बता देता चलूँ कि जैसे ही डेंगू के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए तो एक आला सतही इजलास वज़ीर आला साहब ने खुद चेयर किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये टास्क मिला कि वो उस टास्क फोर्स को चेयर करेंगे और वीकली रिपोर्ट वज़ीर आला साहब के साथ जमा कराएंगे। और इसके साथ साथ मैं इस बात का खुद गवाह हूँ कि वज़ीर आला साहब के साथ कम्युनिटी, मीडिया प्रोफेशनल्स, MPAs, इलेक्टेड नुमाइंदगान सब लोग रब्ता करते हैं, ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस से भी। वो उनके डेटा के साथ उस मीटिंग में बैठे हुए थे, तो जो डेटा ऑफिशियल्स की तरफ से शेयर हो रहा था, CM साहब उसके साथ टैली कर रहे थे और उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि यहाँ पे आप फलाने एरिया चले जाएं, इस एरिया में डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ये एरिया आप हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर लें। यानी आप ये समझ लें कि उनका वज़ीर आला साहब का पूरा होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे वो। उसके बाद जो टास्क फोर्स बनी उसके वीकली रिपोर्ट्स आना शुरू हुए। इसमें चूंकि आपको इल्म है कि पेशावर में बहुत ज़्यादा केसेस मैडम स्पीकर रिपोर्ट हुए, तो पेशावर के MPAs और MNAs को भी बुलाया गया, उनको भी बिठाया गया। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर पेशावर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, WSSP, इन सब के नुमाइंदगान भी वहाँ पे मौजूद थे। उसमें बिल्कुल तफसीलन इस मामले को देखा गया और पूरी एक 3 pronged स्ट्रैटेजी बनाई गई, जिसमें पहला जो है वो केस डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट है कि हमें ये इंश्योर हो कि जहाँ पे भी एक भी केस रिपोर्ट होता है वहाँ पे इफेक्टिवली तमाम इदारे मिलकर, जिसको लीड ले रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट और साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो इफेक्टिवली वहाँ पे जाए और वहाँ पे मॉनिटर करें, वहाँ पे केसेस जो डिटेक्ट हो रहे हैं, जो लार्वा है उसको तल्फ करना शुरू कर दें, वहाँ पे उस एरिया को और उसके सराउंडिंग को जो है उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दे। तो ये केस डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट बड़ा एक फर्स्ट कंपोनेंट था। दूसरा, फील्ड रिस्पांस बड़ा ज़्यादा ज़रूरी था। एक तो जो पेशेंट्स हैं उनकी सूरत हाल को देखना, डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर वर्कर्स की, लेडी हेल्थ वर्कर्स की, उनकी खिदमत ले ली गई। वो घरों में गए, लोगों को देखा, उनकी फैमिलीज़ की सूरत हाल को देखा। वहाँ पे जैसे पहले मैंने बताया कि वहाँ पे लार्वा को तल्फ किया गया, उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। कम अज़ कम जो हॉट स्पॉट्स हैं उसमें मैडम स्पीकर 53,000 से ज़्यादा घरों को सिर्फ अभी तक उधर से लार्वा तल्फ किया गया। तो ये जो है, और वहाँ पे जो ज़रूरी स्प्रे है IRS के नाम से, वो स्प्रे का रेगुलरली एक रिगरस मैकेनिज्म है कि जहाँ पे केसेस रिपोर्ट होते हैं वहाँ पे स्प्रे ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारी बहन ने ये भी बात की कि स्प्रे जो है वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं चूँकि थोड़ा बहुत इन चीज़ों को स्टडी करता हूँ, तो मैडम स्पीकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना कि कोविड के वक्त में और उसके बाद अब ये जो डेंगू है, यहाँ पे स्प्रे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके आपको पता है कि हेल्थ पे बहुत मुज़िर असरात होते हैं। तो उन चीज़ों को भी हमने मद्देनज़र रखना है कि कहीं ऐसे ना हो कि हम प्रिवेंशन के तौर पर हम उसको देखना शुरू कर दें, स्प्रे बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दें और उसके मुज़िर असरात आना शुरू हो जाएं हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी ख़वातीन के ऊपर, हमारे बुज़ुर्गों के ऊपर, यूथ के ऊपर। तो सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल भी आपको पता है कि अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, दुनिया भर से रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके बड़े मुज़िर असरात होते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से। उसी तरह ये स्प्रे भी हमने बड़ा केयरफुली इसको एडमिनिस्टर किया है कि कहीं ऐसे ना हो कि हम इन द लॉन्गर रन कोई ऐसी पेचीदगी, ऐसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करें जिससे हमें मज़ीद नुकसानात हों। तो हमने बड़ा टारगेटेड, जैसे हॉटस्पॉट्स डेवलप हुए कोविड में, वैसे ही डेंगू में भी हमने टारगेटेड स्प्रेज कंडक्ट किए, एडमिनिस्टर किए, और उसमें हमने ये इंश्योर किया कि बहुत ज़्यादा मास लेवल पे हम उसको ना करें, कोई खुदा ना खास्ता हेल्थ की सिचुएशन डेवलप ना हो। और तीसरा मैडम स्पीकर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैंने खुद देखा है, वो डेंगू अवेयरनेस कैंपेन है। लेडी हेल्थ वर्कर्स को ये टास्क असाइन हुआ कि वो घर घर जाएं
जैसे पोलियो को और बाकी जो अमराज हैं उनको वो देखती हैं, वैसे ही वो घर घर गई, ख़वातीन को समझाया, उनको एजुकेट किया। वैसे ही हमने एक मीडिया में बड़ा एक ज़बरदस्त कैंपेन चलाई, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमने अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तो ये 3 pronged स्ट्रेटजी है मैडम स्पीकर। अभी की सूरत हाल बेहतर हो रही है। आपके इल्म है इस बात का कि जब 19 डिग्री से मौसम बेहतर हो जाता है, 19 से नीचे आ जाता है, तो डेंगू उसमें फिर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो माशाल्लाह से हमारी स्ट्रेटजी भी अच्छी जा रही है, हमने उसको कंटेन कर लिया है। उस डेंगू की जो सूरत हाल थी, रोज़ाना की बुनियाद पर मैडम स्पीकर तकरीबन 150 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो वो भी डिप पे है, बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन हमने उनको भी नहीं छोड़ना। हमने केस डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट, अवेयरनेस कैंपेन और जो हमारी रिस्पांस फोर्स है उनको हमने एक्टिवेट रखा हुआ है। और साथ ही साथ हम अवेयरनेस कैंपेन के अलावा हमने मीडिया में जो है उस पर एक मीडिया कैंपेन लॉन्च की ताकि लोगों को पता चले। इंशाल्लाह ये मैं अश्योर करता हूँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि केपी गवर्नमेंट बड़ा विजिलेंटली इस पूरे सिनेरियो को देख रही है। इंशाल्लाह कोविड में जैसे अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और हमारी स्ट्रेटजी कारआमद साबित हुई, डेंगू में भी ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू कामरान बंगश साहब फॉर वेरी एलेबोरेट एंड डिटेल्ड, आपने सारी बता दी बातें। और साहिबजादा सनाउल्लाह साहब अपनी रेजोल्यूशन पेश करेंगे, प्लीज़। शुक्रिया मैडम स्पीकर कि आपने मुझे करारदाद पेश करने की इजाज़त दी। मैडम स्पीकर, ये एक करारदाद है दीरबाला व दीरपाइन, सॉरी रूल्स को रिलैक्स करते थे, रूल्स को रिलैक्स करते हैं। मैं तहरीक रूल्स ऑलरेडी रिलैक्स्ड हैं तो आप कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड कर दिया तो आप थे भी नहीं तो जी गवर्नमेंट तो ऑलरेडी रिस्पॉन्स कर चुकी है। थैंक यू। रूल्स 214 रूल्स ऑलरेडी रिलैक्स हैं जी, आप पेश करें करारदाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैडम स्पीकर, दीरबाला व दीरपाइन में 2 ऐसे नाकाबिल कोरम की निशानदेही हुई है तो आई थिंक काउंट कर लेते हैं। ये लग मौलाना से खुद दो मिनट के लिए घंटी बजाई जाए और फिर काउंट करेंगे।
सेक्रेटरी साहब ज़रा काउंट कर लें प्लीज़। The quorum is not complete and the sitting is adjourned till 2 p.m. Tuesday 9th November. Thank you.